हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। दर्द, तीव्र, असहनीय पीड़ा। आर्यन ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार एक हल्की रोशनी उसके सामने धीरे से खुली। उस मन चमक में ऊंचे प्राचीन हॉल दिखाई दिए, गंभीर और राजसी, जहां एक खुरदरा गहरे सुनहरे रंग का ड्रैगन के छिलके जैसा कालीन आंखों के सामने बिछा था। कालीन के अंत में सीढ़ियों के शीर्ष पर एक विस्मयकारी विशाल आकृति बैठी थी, जिसकी नजर रात के अंधेरे में मशाल की रोशनी की तरह भेदी थी, जिसमें एक मोहक चमक थी। यह कौन सी जगह है? क्या मैं अभी खेल नहीं रहा था? ओह, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं उसे चार्ज करने ही वाला था। आर्यन का दिमाग कुछ धीमा धुंधला था, वह अपने आसपास को एक धुंध में देख रहा था। धिक्कार है, मैं फिर से फोन हाथ में लेकर तो नहीं सो गया। लेकिन ये सपना नहीं लग रहा। 19 वर्ष की आयु में वह सेना का नायक बना, जिसने राज दरबार में दुश्मनों का सिर काटा, बड़े राक्षसों को नष्ट किया और कैंगजू में एक सदी के अराजकता को शांत किया। ऐसा वीर न केवल ली परिवार का दुख है, बल्कि महान युवराज वंश के अनगिनत प्रजा का भी दर्द है। सेनापति वीरेंद्र, आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़ो। एक प्रभावशाली आवाज बड़े हॉल से गूंजी, जो बहरा कर देने वाली थी। आर्यन ने ऊपर देखने के लिए संघर्ष किया और देखा कि आधिकारिक वस्त्रों में कई लोग कालीन के दोनों ओर गंभीरता से खड़े थे। क्या ये शाही महल है? महान युवराज वंश? इतिहास में ऐसा कोई वंश तो नहीं है, है ना? जैसे ही आर्यन भ्रमित हुआ, उसके बगल से एक ऊंचा सीधा आकृति भाले की तरह अचानक बाहर निकली। केवल उसकी छाया देखकर कोई भी भयानक रक्तपात की लिंगरिंग गंध महसूस कर सकता था। आज हमली परिवार के 9वें बेटे अमरेंद्र को प्रथम श्रेणी के जेंग वो मार्क्विस देश रक्षक सामंत की उपाधि प्रदान करते हैं। उसे महासेनापति के पद पर पदोन्नत किया जाता है, शाही मकबरे में दफन दिया जाता है। 10 गाड़ियां प्राचीन खजाने, 3 युवराज ड्रैगन आज्ञा और 10 डो स्वर्ण से सम्मानित किया जाता है। आज से पूरा राष्ट्र 3 दिनों तक शोक मनाएगा और हम जेंग वो मार्क्विस की वीर आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिनों तक मांस का त्याग करेंगे। ऐसे भव्य पुरस्कारों ने बड़े हॉल में सभी को चकित कर दिया। केवल 19 वर्ष का और पहले ही मार्क्विस और सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित। जहां साधारण मार्क्विस को उत्तरी मार्क्विस या पिंग्युआन मार्क्विस जैसी उपाधियां दी जाती थीं, वहीं देश रक्षक की उपाधि एक शाश्वत सम्मान का प्रतीक थी। अभूतपूर्व और शायद भविष्य की पीढ़ियों के लिए दोहराया नहीं जा सकता। आखिरकार 19 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी के मार्क्विस के रूप में प्रतिष्ठित होना अविश्वसनीय रूप से प्रतिष्ठित था। महाराज, मैं अपने 9वें भाई की ओर से आज्ञा स्वीकार करता हूं और महाराजा वीर का धन्यवाद करता हूं। वह विशाल आकृति पहाड़ की तरह सीधी एक घुटने पर झुक गई, और हालांकि उसकी गहरी आवाज में ज्यादा खुशी या उत्साह नहीं था, पर उसमें एक हल्की उदासी थी, जो तनाव से भरी हुई थी। ये वही है जो आपके लिए परिवार को मिलना चाहिए, यह मैं हूं जिस पर आपका एहसान है। सेनापति वीरेंद्र, वह आपका बच्चा है ना? मैं उसे एक नाम देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? बिना किसी योग्यता के मैं ऐसी शाही कृपा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। ली परिवार के सभी युवा महान युवराज वंश के नायक हैं। जैसे ही जेंग वो मार्क्विस ने देश के लिए सीमाओं के पार अपनी जान दी और आपका बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ, ये स्वर्ग की इच्छा का चक्र हो सकता है। स्वर्ग ने मेरे प्रिय सेनापति को ले लिया और महान युवराज वंश को एक और अच्छा युवा दिया। मैं अब उसे नाम देता हूँ आर्यन। मुझे उम्मीद है कि वह महान युवराज वंश के लिए दुनिया को शुद्ध करने और पूर्वांचल को एकजुट करने के लिए जेंग वो मार्क्विस की आकांक्षाओं को बनाए रखेगा। महाराज, ये नाम बहुत महान है, इस विषय को सहने का डर है कि यह बहुत बड़ा सम्मान है। कोई चिंता नहीं, ली परिवार के बेटे ऐसे सम्मान के योग्य हैं। एक अकेला नाम, आर्यन। आर्यन चौंक गया, फिर लगभग हंस पड़ा। क्या संयोग है, यह उसका अपना नाम भी है। एक मिनट रुको, वे जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, वह मैं तो नहीं हो सकता। आर्यन ने नीचे देखा और तुरंत दंग रह गया। वह लंगोट में था, उसके छोटे हाथ और पैर प्यारे गोलमटोल थे, जिसे सैन्य कवच में एक खूबसूरत महिला ने गोद में ले रखा था। आर्यन के लिए ड्रैगन रक्त जेड पेंडेंट लाओ, एक आवाज ने आदेश दिया। जल्द ही आर्यन ने देखा कि एक हल्के चेहरे वाला, गंभीर अभिव्यक्ति वाला किन्नर पास आया, जिसके पास ड्रैगन के रूपांकनों से उत्कीर्ण एक गहरे लाल रंग का जेड पेंडेंट था। एक नाजुक गोरा हाथ धीरे से इसे लिया और उसे पकड़े हुए खूबसूरत महिला ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद महाराजा वीर, आपके उदार उपहार के लिए। यह क्या हो रहा है? आर्यन ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या ये सपना है? अचानक चक्कर आने की लहरें उसे धो गईं और वह और अधिक देर तक रुक नहीं सका और सो गया। देवपुर नगर, महासेनापति भवन, ली परिवार। महान युवराज वंश के 5 महासेनापति थे और ली परिवार उनमें से एक था।
एक ही परिवार से 9 सेनापति, सभी वफादार और साहसी। ली परिवार महान युवराज वंश में रईसों के बीच कुलीन था, जो अंतहीन गौरव और धन में नहाया हुआ था। लेकिन इस असीम समृद्धि के नीचे रिश्तेदारों के जीवन और खून थे। ली परिवार के 9 बेटों में से 6 मारे गए थे। सबसे छोटा मार्क्विस केवल 2 साल के लिए सेना में शामिल हुआ था और अभी अभी कर्नल के पद पर पदोन्नत हुआ था जब अप्रत्याशित रूप से कैंगसू की लड़ाई के दौरान एकमात्र कर्नल के रूप में उसने हजारों घुड़सवारों को सीधे दुश्मन के शाही शहर तक नेतृत्व किया। उसने 15 शहरों को तोड़ दिया और 100 राक्षसों का वध किया। 10 पीढ़ियों के योग्य उपलब्धियों के साथ वह राष्ट्र की सेवा में वीरगति को प्राप्त होने वाला ली परिवार का 6ठा सदस्य बन गया। अब शौर्य मंदिर में अमर हो गया, वह सभी के द्वारा पूजनीय और याद किया जाता था। इस समय देश रक्षक मार्क्विस के सम्मान के 3 महीने बीत चुके थे। इस अवधि में ली हवेली के लोग धीरे धीरे अपने दुख से बाहर निकल आए थे, उनके चेहरों पर थोड़ी कम उदासी थी। और आज हवेली में एक खुशी का मौका था जिसने उस जगह पर दुर्लभ जीवंतता लाई। विभिन्न राज्यों के कुलीन परिवार और उच्च पदस्थ अधिकारी या तो व्यक्तिगत रूप से आए थे या देवपुर के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। विलासितापूर्ण और कुलीन रथों का एक जुलूस ली परिवार के महासेनापति भवन के सामने खड़ा था, जिससे अनगिनत राहगीर रुककर देखने लगे। आज ली परिवार के 7वें छोटे स्वामी सेनापति वीरेंद्र के बेटे आर्यन का 100वां दिन का उत्सव था। जन्म के साथ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ ये स्वर्ग का प्रिय बच्चा महाराजा वीर द्वारा जन्म पर एक नाम दिया गया था, एक नाम जो पूरे देश में जाना जाता था। और चूंकि वह महासेनापतियों के परिवार से था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि दुनिया के भविष्य में उसका एक स्थान होगा। जैसा कि कहा जाता है, जल्दी से पक्ष लेना सबसे अच्छा है। महासेनापति भवन के भीतर पर्वतधारा प्रांगण के एक कमरे में आर्यन अपनी मां जागृति की बाहों में दुबका हुआ था, जिज्ञासा से आंगन के बाहर की हलचल को देख रहा था। महीनों के भीतर आर्यन समझ गया था कि वह सपना नहीं देख रहा है, बल्कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। यह एक ऐतिहासिक राजवंश नहीं था, बल्कि क्षणिक लोक था। यहाँ मार्शल कलाकार, बड़े राक्षस, साथ ही तलवारबाज और मंदिर भी थे। सौभाग्य से महान युवराज वंश शक्तिशाली था, राक्षसों को मना किया गया था और देश में घुसपैठ करने की हिम्मत करने वाले कुछ ही थे, इसलिए लोग काफी अच्छी तरह से रहते थे। ऐसे में शीर्ष स्तरीय परिवार में पैदा हुए किसी व्यक्ति की तो बात ही क्या। आगे के दिन आशा से भरे थे। आर्यन, सच कहूं तो तुम्हारी मां नहीं चाहती थी कि तुम ली परिवार में पैदा हो, क्या तुम ये जानते हो? बाहर शोर जीवंत और कोलाहलपूर्ण था, लेकिन कमरे में जागृति चिंतित मुद्रा में थी और अचानक एक धीमी दुखद आवाज में कहा। आर्यन ने आश्चर्य से अपनी मां को देखा। इस समय उसके मुखर तार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और वह बोल नहीं सकता था। अगर वह बोल भी पाता तो भी वह ये नहीं पूछ पाता कि क्यों, क्योंकि इसे युवा महिला शायद डर जाती। हालांकि जागृति उसे काफी युवा लगती थी, उसकी उम्र 20 के दशक की शुरुआत में थी। लेकिन इन बीते महीनों में सावधानीपूर्वक देखभाल और गर्मजोशी ने उसे इस मां जैसी आकृति पर कुछ हद तक निर्भर बना दिया था। वास्तव में तुम्हारी मां ने पहले ही तुम्हारे लिए एक नाम सोच रखा था, वह था लेपिन, आर्यन लेपिन। मां बस यही चाहती है कि तुम खुश और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रूप से बड़े हो जाओ। दुनिया को एकजुट करना और इस तरह की बातें, वह शाही परिवार का सपना है, ली परिवार का सपना नहीं, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। जागृति ने धीरे से खुद से फुसफुसाया। बाहर के रईसों के चाटुकार चेहरे ने उसे गर्वित या खुश महसूस नहीं कराया, बल्कि उसे वे कुछ हद तक भड़कीले लगे। महाराजा वीर ने तुम्हें यह उम्मीद करते हुए नाम दिया कि तुम्हारे 9वें भाई की मृत्यु के बाद ली परिवार पुनर्जीवित होगा। ये नाम महान युवराज वंश के शाही परिवार की अपेक्षाओं को वहन करता है और ली परिवार के लिए एक अपेक्षा और एक प्रोत्साहन दोनों का काम करता है। उसने और कुछ नहीं कहा। ये भारी अपेक्षा जो उसके अपने बच्चे पर रखी गई थी, ये कल्पना करना आसान था। आज जितने अधिक पक्ष प्राप्त होंगे, भविष्य में उतना ही अधिक दबाव सहना होगा। आर्यन ने युवा महिला की भौहों के बीच की उदासी को देखा। इस समय वह अब महासेनापति भवन की विस्मयकारी 7वीं देवी नहीं थी, नहीं युद्ध के मैदान में आतंक पैदा करने वाली लोहे के चेहरे वाली महिला सेनापति, बल्कि बस एक मां थी। बोलने की क्षमता के बिना उसने बस अपना सिर उसके सीने से और मजबूती से गाड़ दिया। अपनी शरीर की गर्मी के माध्यम से अपना आश्वासन देने की कोशिश कर रहा था। अपनी बाहों में हलचल महसूस करते हुए जागृति ने नीचे देखा, अपने बच्चे की लंबी पलकें और प्यारा चेहरा देखा, और उसकी आंखें एक पल में कोमल हो गईं। उसने आर्यन को पकड़ लिया और धीरे से हिलाया। उसका नाजुक हाथ शिशु को ऐसे सहला रहा था जैसे अपने ही दिल को दिलासा दे रहा हो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी मां तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे पिता पहले ही अमर लोक में कदम रख चुके हैं, और एक मौका है कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को विरासत में पाओगे।
भले ही भविष्य में मार्शल आर्ट में तुम्हारी प्रतिभा सामान्य हो, तुम्हारे पिता द्वारा पारित शक्ति के साथ ये तुम्हारे पूर्वजों की युवावस्था की गति को पकड़ने के लिए पर्याप्त होगा और तुम अपने साथियों से पीछे नहीं रहोगे। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, माँ हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी और किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देगी। उसने खुद से फुसफुसाया, 100 दिन का भोज शुरू होने वाला है, तुम यहाँ क्यों हो? उसी क्षण सेनापति वीरेंद्र मजबूती से जागृति की कमर पर अपनी हथेली धीरे से लपेटते हुए और आश्चर्य से कहा, तुम क्या सोच रही हो, खुश नहीं हो? बेशक नहीं। जागृति ने अपनी भावनाओं को समेट लिया, एक मुस्कान के साथ ऊपर देखा और अपने पति के साथ अपने सच्चे विचारों को साझा नहीं किया। वह जानती थी कि ली परिवार के पुरुष एक ही विचार के होते हैं, युद्ध के मैदान में मरने में गर्व महसूस करते हैं, और बच्चों के लिए उसकी अपनी कोमल भावनाएं अंततः महासेनापति भवन के 1000 साल के गौरव को पार नहीं कर पाएंगी। क्या सभी भाभी आ गई हैं? वे सभी आ गई हैं। वे बस तुम्हारा और आर्यन का इंतजार कर रही हैं। सेनापति वीरेंद्र ने आर्यन पर एक नजर डाली और उसके छोटे सिर को सहलाया, लेकिन उसकी खुरदरी हथेली एक ब्लेड की तरह थी, जिससे आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या ये बेवकूफ पिता थोड़ा और कोमल नहीं हो सकता? आर्यन को गोद में लिए जागृति विभिन्न प्रांगणों की देवियों और मैडमों से भरे दूसरे कमरे में दाखिल हुई और तुरंत आवाजों का एक बड़बड़ाना शुरू हो गया। अरे, आर्यन कितना सुंदर है, यहाँ तक कि जब जिंगेर बच्चा था तब उससे भी ज्यादा। हाँ, श्वांगेर, अपने छोटे भाई को देखो, क्या वह प्यारा नहीं है? यो, वह अपनी छोटी आंखों से मेरी ओर घूर रहा है। विभिन्न प्रांगणों की देवियों के अलावा उनके बच्चे भी मौजूद थे। सबसे छोटे, केवल 1 या 2 साल के, वयस्कों के पैरों से चिपके हुए थे। उनकी जिज्ञासु आंखें गोल और चमकदार थीं, जैसे वे लंगोट में आर्यन को देख रहे थे। बड़े बच्चे, लगभग 5 या 6 साल के, अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व दिखाई दिए, बिल्कुल भी शरारती नहीं, किनारे पर खड़े थे, जाहिर तौर पर ऊब चुके थे, फिर भी जल्दबाजी में छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस नए छोटे भाई में थोड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। आओ आर्यन, 5वीं देवी तुम्हें गोद लें। एक खूबसूरत महिला ने आर्यन को उठा लिया, उसका चेहरा स्नेह से भरा था, और फिर आश्चर्य से चिल्लाया, अरे क्या आर्यन भूखा है? उसने अभी सुबह ही खाया। खूबसूरत महिला को कोई संदेह नहीं था और ये सोचकर कि आर्यन भूखा है, जागृति के जवाब सुनने के बाद और चिंता नहीं की। उसने बस आर्यन के छोटे गाल को धीरे से चिकोटी काटा, खुशी से खिलखिलाते हुए। अन्य मैडमों ने भी आर्यन को चिढ़ाने के लिए भीड़ लगाई और जब समय ठीक लगा तो उन्होंने एक के बाद एक अपने उपहार पेश करना शुरू कर दिया। जागृति ने जल्दी से मना कर दिया, लेकिन उपहार मजबूती से उसके हाथों में सौंप दिए गए। ये खजाने थे जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। आज आर्यन के 100 दिन के भोज पर प्राप्त उपहारों ने पर्वतधारा प्रांगण का आधा हिस्सा भर दिया था। सभी दुर्लभ और कीमती खजाने थे। उनमें से जेड जैसी सामग्री से बना एक कंगन उसे गोद में लिए महिला 5वीं देवी द्वारा आर्यन की कोमल छोटी कलाई पर रखा गया था, जिसने कहा कि इसका आत्मा पर पोषण प्रभाव पड़ता है। आर्यन, जो बड़बड़ाने वाले शोर से परेशान था, कुछ हद तक ऊब रहा था। हालांकि कंगन पहनने पर उसने महसूस किया कि शीतलता के तार उसके छोटे हाथ से उसके शरीर में बह रहे हैं, जिससे वह वास्तव में बहुत अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था। नींद दूर हो गई और उसके विचार तेज हो गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अचानक धुंधले अक्षर उसके सामने कूद गए। जब उसका पुनर्जन्म हुआ था तब की अस्पष्ट धुंधलापन की तुलना में जैसे जैसे महीने बीतते गए और वह दिन ब दिन बढ़ता गया, उसका दिमाग विकसित होता गया, ये अक्षर धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। और अब, जैसे किसी निकट दृष्टि वाले व्यक्ति ने चश्मा पहन लिया हो, सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट पाठ एक चरित्र पैनल निकले जिससे आर्यन बहुत परिचित था। जिस कारण से वह इससे परिचित था, वह ये था कि उसने इसे अपने पिछले जीवन में देखा था। लेकिन वास्तविकता में नहीं, यह एक खेल में था। जब वह पार कर रहा था, आर्यन ऊब गया था और उसने आकस्मिक रूप से प्रमुख स्टोर से एक आकस्मिक मोबाइल गेम डाउनलोड किया था और यह पैनल खेल में चरित्र पैनल था। हालांकि अब वहां अतिरिक्त विशेषता खेती का स्तर थी, और आयु और नाम के क्षेत्र भी उसकी वर्तमान वास्तविक स्थिति में बदल गए, उस 12मासी ऑनलाइन उपनाम बीती हुई हवा के साथ के बजाय। जहां तक अंत में कौशल अंक का सवाल है, उसने उन्हें और भी अधिक परिचित पाया। मुख्यधारा के साहसिक और कार्ड खेलों के विपरीत, जिन्हें तीव्र पीसने की आवश्यकता थी, इस खेल का मुख्य विक्रय बिंदु हल्का मनोरंजन था। कोई युद्ध प्रणाली नहीं थी, कोई मुकाबला उपकरण नहीं था, बस फैंसी और आकर्षक फैशन और विभिन्न कला और अवकाश गतिविधियां थीं, जैसे शतरंज, मछली पकड़ना, चित्रकला, नक्काशी और इसी तरह। आप फिल्में भी देख सकते थे या ताश भी खेल सकते थे। गंभीर प्रकार, केवल एक चीज गायब थी, वह थी राक्षस। आप लड़ नहीं सकते थे।
विभिन्न कलाओं में सुधार करने से कौशल अंक जमा होंगे और प्रत्येक कौशल बिंदु सीधे आपके कलात्मक स्तर को बढ़ा सकता है, अधिक गेम प्ले को अनलॉक कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से पार करने के बाद वह इस चीज को अपने साथ ले आया था। 1 मिनट रुको, ये चीज उससे उम्मीद नहीं करेगी कि वह खेल की तरह एक पूर्णकालिक जीवन शैली का स्वामी बन जाएगा, है ना? आर्यन कुछ हद तक स्तब्ध और अवाक था। ये क्षणिक लोक था, कला का क्या उपयोग था? मुझे लड़ना है। रिपोर्ट। जब आर्यन पैनल पर सदमे में डूबा हुआ था, तो आंगन के बाहर से अचानक एक तीखी सैन्य रिपोर्ट आई। एकली परिवार का कुलीन सैनिक आंगन में भागा, जल्दी से अंदर के शांतिपूर्ण और जॉयफुल माहौल को तोड़ दिया। वह ध्वज दल के स्वामी के सामने एक घुटने पर झुका, तुरंत रिपोर्ट करते हुए। मेरे स्वामी, उत्तरांचल में अराजकता फैल गई है। युवराज चंद्रगुप्त ने राक्षसों के साथ साठगांठ की है और सीमा पर मेघनगर, साथ ही आसपास के 8 कस्बों का वध किया है। महाराजा वीर ने एक आदेश जारी किया है, आपको तुरंत विद्रोह को शांत करने के लिए रवाना होने का आदेश दिया है। आंगन के भीतर सभी सत्ताधारकों और विभिन्न प्रांगणों की देवियों की निगाहें अचानक ध्वज दल के स्वामी पर केंद्रित हो गईं, उनकी अभिव्यक्तियां अलग अलग थीं। आर्यन थोड़ा चकित होकर होश में आया। कुछ ही महीने हुए थे और पहले से ही एक और युद्ध था। ध्वज दल के स्वामी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह कठोर हत्या के इरादे की आभा थी। उसकी आंखें अंधेरी रात में ठंडी बिजली की तरह थीं, जैसे उसने अपने सामने सैनिक को घूर कर देखा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। कुछ महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा जहां आर्यन था, उसकी नजर उसकी पत्नी से मिली। आर्यन के पिता की आंखों में हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया और उसने अफसोस का एक रूप दिखाया। जागृति, कृपया आर्यन के 100 दिन के भोज में उसका साथ दो, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। जागृति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने आर्यन को अपनी बगल की 5वीं देवी को सौंप दिया। लंगोट में बच्चे को देखते हुए जागृति को एक भ्रम महसूस हुआ, जैसे बच्चा भी उसे गंभीरता से देख रहा था और उसकी आंखों में अनिच्छा का संकेत था। वह एक पल के लिए चकित रह गई, ये सोचकर कि यह सब एक भ्रम था। बच्चा केवल कुछ महीने का था, वह अलगाव को कैसे समझ सकता था। माँ जल्द ही वापस आएगी, तुम्हें अच्छा रहना होगा। जागृति ने आर्यन के माथे को धीरे से सहलाया, उसकी आंखें भी अनिच्छा से भरी थीं। लेकिन फिर वह दृढ़ता से ध्वज दल के स्वामी की ओर चली गई। ये यात्रा खतरों से भरी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ध्वज दल के स्वामी ने तुरंत सिर हिलाया, तुम यहीं रहो और आर्यन की देखभाल करो, वह अभी भी छोटा है और उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं सेना में एक वरिष्ठ सेनापति हूँ, कमांडर मौजूद है, मैं अनुपस्थित कैसे रह सकती हूँ। जागृति की आंखें गंभीर थीं। युवराज चंद्रगुप्त धूर्त और चालाक है, कई सालों से अपना समय देख रहा है और उसने अचानक एक चाल चली है। मुझे चिंता है कि इसमें और भी कुछ हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बेहतर होगा। ध्वज दल के स्वामी ने उसे घूर कर देखा, अपनी पत्नी के जिद्दी चरित्र को जानते हुए आह भरी, और अब उसे मनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, फिर कृपया आर्यन की देखभाल करें। देवियों और बहनों, हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। घर की देवी मुख्य भाभी पास आई, उनके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। तुम आर्यन को बिना किसी चिंता के हम पर छोड़ सकती हो। धन्यवाद भाभी। ध्वज दल के स्वामी ने संक्षेप में मुस्कुराया, फिर मुड़कर पुकारा, घोड़ों को तैयार करो। ध्वज दल के कुलीन सैनिक, इकट्ठा हो जाओ और मेरे पीछे चलो। सेनापति हवेली में कार्य त्वरित और निर्णायक थे, वे युद्ध के लिए इकट्ठा होने के आदी थे और युगल ने जल्दी से कुलीन सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व किया। हवेली से बाहर निकलकर रात भर उत्तरांचल सीमा शिविर की ओर भागे। वह जगह थी जहां ली परिवार ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी और वे इलाके राक्षसों और विरोधियों से सबसे अधिक परिचित थे। ये ली परिवार का रक्षा क्षेत्र था। यही कारण था कि जागृति साथ जाने के लिए दृढ़ थी। आंगन में बहुत सारी जिज्ञासु आंखें थीं और एक बात थी जो उसने सार्वजनिक रूप से नहीं कही, कि महाराजा वीर को उत्तरांचल में विद्रोह की खबर उनसे पहले क्यों मिली। शुरुआती सर्दी, देवपुर नगर में पहली बर्फबारी हुई। 100 दिन के भोज के बाद 1 साल से अधिक समय बीत चुका था और आर्यन अब 1.5 साल का था। उसके माता पिता अभी भी उत्तरांचल के युद्ध के मैदान पर थे और वापस नहीं आए थे। ली परिवार की सेना की गुप्त रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि युद्ध गतिरोध में था और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई में बदल सकता था। इस समय 1.5 साल का आर्यन पर्वतधारा प्रांगण में अकेला खड़ा था, अपने छोटे हाथों को एक छोटे वयस्क की तरह पीठ के पीछे बांधे हुए आसमान से गिरते हंसपंख बड़े बर्फ के टुकड़ों को देख रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी मां बनी महिला उत्तरांचल में कैसी होगी। उसके आसपास के घर के नौकर और नौकरानियां पहले से ही छोटे स्वामी के व्यवहार के आदी थे। हालांकि आर्यन अभी 1 साल का हुआ था, एक प्रतिभाशाली बच्चे का नाम पहले ही ली हवेली के भीतर फैल चुका था। जब से वह आधे साल की उम्र में आवाजें निकालने में सक्षम हुआ था, आर्यन ने फिर कभी बिस्तर गीला नहीं किया था।
जबकि अन्य बच्चे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। छोटा स्वामी पहले से ही साधारण शब्दों जैसे खाओ और पॉटी का उपयोग करके नर्सों को उसे खिलाने और उसके शारीरिक कार्यों की देखभाल करने के लिए सतर्क कर रहा था। 1 साल की उम्र तक, जब अन्य बच्चे सिर्फ चलना सीख रहे थे, छोटा स्वामी आर्यन पहले से ही भाग रहा था, किताबों में शब्दों की ओर इशारा कर रहा था, नौकरों से उसे पढ़ने के लिए कह रहा था, और अक्षरों को पहचानना सीख रहा था। वह रोता या परेशान नहीं होता था, बुद्धिमान और समझदार था। ये वह छाप थी जो घर के नौकरों और नौकरानियों ने इस छोटे स्वामी के बारे में रखी थी। दूसरी देवी, छोटा स्वामी यहाँ है। इस समय कुलीनता की एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण आकृति आंगन में दाखिल हुई। आर्यन को बर्फीले आंगन में अकेला खड़ा देखकर खूबसूरत महिला की भौहें तन गईं, और उसने तुरंत डांटा, तुम छोटे स्वामी की देखभाल कैसे कर रहे हो? क्या तुम इस भारी बर्फ में उसके जम जाने से नहीं डरते? आसपास के घर के नौकर और नौकरानियां इतने डर गए कि वे उछल पड़े, जल्दी से घुटने टेक दिए। उनमें से मुख्य प्रबंधक ने घबराते हुए कहा, दूसरी देवी को जवाब देते हुए, ये छोटा स्वामी खुद था जो बर्फ देखना चाहता था। उसने हमसे कहा था कि उसे परेशान न करें। छोटा स्वामी अभी भी एक बच्चा है। क्या वह सब कुछ सही कहता है? अगर वह तुम्हें मरने के लिए कहता, तो क्या तुम मर जाते? दूसरी देवी के चेहरे पर गुस्सा दिखा, क्योंकि वह जल्दी से आर्यन के पास चली गई, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके सिर पर जमा हुई बर्फ को थपथपाना शुरू कर दिया। भले ही छोटा स्वामी बर्फ देखना चाहता था, क्या तुम उसके लिए छाता नहीं पकड़ सकते थे? इतने पतले कपड़े पहने हुए, मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। समूह डर के मारे ठंडे पसीने में भीग गया, गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरी माँ, उन्हें दोष मत दो, मैंने ही उनसे कहा था कि वे पास न आए। आर्यन ने स्थिति को देखते हुए और असहाय महसूस करते हुए कहा। जब से उसके माता पिता उत्तरांचल के युद्ध के मैदान पर गए थे, वह विभिन्न प्रांगणों की देवियों द्वारा बारी बारी से देखा जा रहा था। प्रत्येक देवी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसके सामने दूसरी देवी लतिका का स्वभाव कोमल था, लेकिन वह नौकरों के साथ अविश्वसनीय रूप से सख्त थी। खुद के कहे बिना उसकी देखभाल करने वाले घर के नौकर एक अच्छी डांट से बच नहीं सकते थे। आर्यन के स्पष्ट और सुसंगत शब्दों को सुनकर लतिका की आंखों में एक प्रकाश चमका, जिसके बाद एक हल्की स्नॉट हुई। आर्यन के खातिर, मैं तुम्हें इस बार जाने देती हूँ। अगर मुझे ये फिर से होता हुआ मिला, तो मैं तुम्हें ये चखने दूंगी कि देर से सर्दी एक ठंडी झील में बिताने जैसा क्या होता है। बोलने के बाद उसने अपना चेहरा मोड़ा और आर्यन से एक कोमल मुस्कान और हंसी के साथ कहा, आर्यन, दूसरी माँ तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने के लिए ले जाएगी। तुम भी ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहने? यहाँ तक कि महाराजा वीर के ड्रैगन रक्त जेड के उपहार के साथ भी। क्या होगा अगर तुम बीमार हो जाओ? बड़बड़ाते हुए, उसके शब्द चिंता से भरे थे, वह आर्यन को आंगन से बाहर ले गई। आर्यन पहले से ही इसका आदी था और दूसरी माँ को उसे अपनी बाहों में पकड़ने दिया। जल्द ही बाद में लतिका आर्यन को जलधारा प्रांगण में ले गई। आंगन में लगभग 4 या 5 साल का एक बच्चा लकड़ी की तलवार घुमा रहा था। उसकी मुद्रा इतनी सच्ची थी कि तलवारबाजी काफी कुशल लग रही थी। ये दूसरी देवी का एकमात्र बच्चा कृष्णा था। उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी नजर में एकाग्रता और दृढ़ संकल्प था। उसके बगल में एक हट्टा कट्टा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निर्देश दे रहा था, बार बार सिर हिला रहा था। आर्यन जानता था कि यह कृष्णा के साथ सैन्य शिक्षकों में से एक था, विशेष रूप से उसे तलवारबाजी सिखा रहा था। दूसरी देवी के आगमन को देखकर हट्टा कट्टा आदमी ने जल्दी से सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उसकी नजर उसकी बाहों में आर्यन पर पड़ी, ये जानते हुए कि यह महाराजा वीर द्वारा नामित किरण बच्चा था। शायद प्रतिभा का परीक्षण होने के बाद वह अपने शिष्य कृष्णा से कम नहीं हो सकता। तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे बच्चे ने अपनी मां के आगमन से विचलित नहीं हुआ, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। लतिका ने बाधित नहीं किया, हटे कट्टे आदमी को थोड़ा सिर हिलाया, इससे पहले कि वह आर्यन को पास के एक मंडप में ले गई। मंडप की मेज पर उत्तम ताजे फल और परतदार पेस्ट्री थे। लतिका ने आर्यन को पकड़ लिया, उसे खिला रही थी जबकि अपने बेटे को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में प्रकाश टिमटिमा रहा था, और जल्द ही वह मंत्रमुग्ध हो गई थी, खिलाना जारी रखना भूल गई। येली परिवार की सबसे बेहतरीन तलवारबाजी अंतहीन सागर है ना? आर्यन ने अपनी छोटी आंखें चौड़ी कर लीं, जिज्ञासा से देख रहा था। कहा जाता था कि इस दूसरी देवी के बच्चे की हड्डियों की उम्र मापी गई थी और उसमें एक असाधारण प्रतिभा थी। आर्यन ने सोचा कि भविष्य में जब उसकी अपनी हड्डियों की उम्र मापी जाएगी तो कैसा होगा। आंगन में 5 साल का कृष्णा सटीकता और अनुशासन के साथ अभ्यास कर रहा था। भले ही वह केवल आंदोलनों का अभ्यास कर रहा था, उसकी मुद्रा सही थी। हटे कट्टे आदमी से लगातार अनुमोदन के संकेत मिल रहे थे, जिससे वह बच्चे की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित हुआ। फिर भी
बच्चे के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी, वह पूरी तरह से केंद्रित रहा। फिर से, हालांकि हटे कट्टे आदमी ने उसकी प्रशंसा की, उसका शिक्षण अत्यंत कठोर था। बच्चे ने पूरी दिनचर्या फिर से शुरू की, उसके आंदोलनों में सहजता थी, स्पष्ट रूप से उसने उन्हें दिल से महारत हासिल कर ली थी। आर्यन ने देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, जब अचानक उसके आंखों के सामने पाठ की एक पंक्ति पॉपअप हुई। आपने मूल बातें सीख ली हैं। क्या आप इसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे? क्या? आर्यन चकित था, और सहज रूप से उसने हाँ चुना। रिकॉर्डिंग सफल। उसी क्षण उसके सामने एक पैनल पॉपअप हुआ। नाम, आर्यन। आयु, 1 वर्ष। खेती का स्तर, नश्वर। तलवारबाजी, शुरू नहीं, अंक जोड़ सकते हैं। कौशल, अंतहीन सागर ज्वार, शुरू नहीं, निषिद्ध। महारत हासिल, कलात्मक कौशल, शतरंज। शतरंज, स्तर 1, 82/500 अंक जोड़ सकते हैं। शतरंज सूची संग्रह, 0। कौशल अंक, 1। 1 साल से अधिक समय से आर्यन अपने पैनल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कम उम्र के कारण और बहुत चमत्कारी रूप से होशियार न दिखने के कारण चीजों का परीक्षण करने के उसके अवसर सीमित थे। सौभाग्य से, उसके पास हवेली में एक शतरंज बोर्ड तक पहुंच थी। जब वह आधे साल का था, तो वह शतरंज बोर्ड पर लेटा और खुद से खेलता था। उसकी देखभाल करने वाली नज और नौकरानियां ने देखा कि छोटा स्वामी शतरंज बोर्ड खिलौना पसंद करता है और राहत महसूस करती थी। यह उसके हर जगह रेंगने से बेहतर था। अपनी खोजों में आर्यन चकित था कि शतरंज खेलकर वह एक खेल की तरह शतरंज का अनुभव प्राप्त कर सकता है और आसानी से स्तर ऊपर कर सकता है। वास्तविकता में, किसी के शतरंज के स्तर में सुधार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। इसके लिए एकाग्रता, प्रतिभा और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। लेकिन आर्यन खुद शतरंज में एक शौकिया था, यहाँ तक कि रैंक भी नहीं था। अब, बस शतरंज बोर्ड पर सरल खेल खेलकर, वह अनुभव अंक प्राप्त करने में सक्षम था। शतरंज में रैंक से स्तर 1 तक जाने के लिए केवल 100 अनुभव अंक की आवश्यकता थी। स्तर 1 से 2 तक 500 अंक की आवश्यकता थी। अगर नौकरानियां कभी कभी उस पर जांच नहीं करती, जिसने आर्यन को बहुत स्पष्ट न होने के बारे में सतर्क कर दिया था, तो उसने अब तक और भी अधिक अनुभव प्राप्त कर लिया होता। इसमें कोई मदद नहीं थी। हालांकि ये नौकरानियां शतरंज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थीं, उनके पास कम से कम कुछ सामान्य ज्ञान था। अगर वे अभी तक 1 साल के न हुए आर्यन को शतरंज के टुकड़ों को उनके सभी सही स्थानों पर व्यवस्थित करते हुए देखते, तो यह अनिवार्य रूप से अजीब लगता। लेकिन इस समय, शतरंज के अलावा पैनल ने 2 नई विशेषताएं जोड़ी थीं, तलवारबाजी और कौशल, जो पहले नहीं थीं। खासकर तलवारबाजी के पीछे का संकेत आर्यन को जिज्ञासु और उत्साहित दोनों बना दिया। क्या ये हो सकता है कि तलवारबाजी, शतरंज की तरह, सीधे कौशल अंकों के माध्यम से सुधारी जा सकती है? ज्यादा सोचे बिना, उसने अंक जोड़ने का विकल्प चुना। जब चेतना तैरने लगी, तो सूचना का एक उछाल अचानक उसके दिमाग में भर गया। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया, उसके दिमाग में सूजन महसूस हो रही थी, जैसे वह फटने वाला हो। इससे उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। आर्यन, तुम्हें क्या हुआ? लतिका ने आर्यन के साथ कुछ गड़बड़ देखा और चौंक गई। उसने जल्दी से चिंता दिखाई। आर्यन ने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसके दिमाग में अशांत विचार धीरे धीरे शांत हो गए, और आर्यन को तब एहसास हुआ कि उसका दिमाग तलवारों के बारे में कई ज्ञान के टुकड़ों से भरा हुआ था। ऐसा था जैसे उसने 2 या 3 साल तक दिन रात तलवारबाजी का अभ्यास किया हो। धिक्कार है, ये सिरदर्द, ये ठीक वैसा ही है जब शतरंज का स्तर ऊपर होता है। आर्यन ने अपना सिर रगड़ा, जोर से हाँफ रहा था। वह अभी भी बहुत छोटा था, उसका दिमाग अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, और शतरंज और तलवारबाजी से विशाल जानकारी उसके नाजुक दिमाग के लिए एक भयानक झटका थी। बिना बोले, आर्यन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। क्या लिन शुए बीमार है? लतिका ने आर्यन के माथे को सहलाया, लेकिन कोई बुखार महसूस नहीं किया, और वह उलझन में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। इस समय तक, आर्यन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने अपनी दूसरी मां की चकित अभिव्यक्ति को देखा, अपने मुंह की ओर इशारा किया, और अपनी बच्चे की आवाज में बुदबुदाया, जीभ काट ली। लतिका चौंक गई और तुरंत राहत की सांस ली और अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। आर्यन बच निकला और उसने उसे और अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय, उसने चुपके से अपने पैनल की जांच करना शुरू कर दिया। नाम, आर्यन। आयु, 1 वर्ष। खेती का स्तर, नश्वर। तलवारबाजी, स्तर 1। कौशल, अंतहीन सागर ज्वार, पूर्ण निषिद्ध। महारत हासिल, कला, शतरंज। शतरंज, स्तर 18250। शतरंज सूची संग्रह, 0। कौशल अंक, 0। आर्यन कुछ हद तक सदमे में था। अंत में कौशल अंक चले गए थे, लेकिन उसकी तलवारबाजी वास्तव में अपरिचित से शुरू हुई थी और स्तर 1 हो गई थी।
और नीचे का कौशल अंतहीन सागर ज्वार अपरिचित से पूर्ण में बदल गया था। आर्यन ने सैन्य शिक्षक को सुना था जिसने कृष्णा को सिखाया था। प्रत्येक कौशल को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है: दीक्षा, निपुणता और पूर्णता। दीक्षा का मतलब है कि कोई पूरे सेट को कुशलता से कर सकता है। निपुणता का मतलब है कि दक्षता के अलावा कोई इसे लचीले ढंग से भी लागू कर सकता है, इसे पूरी तरह से समझ चुका है। अपनी उंगलियों पर जब विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो कोई यांत्रिक रूप से सेट चालों को दोहराने के बजाय अनायास चालों का मुकाबला कर सकता है। जहां तक पूर्णता का सवाल है, इसका मतलब है कि कौशल को पूरी तरह से महारत हासिल है। इसे एक हाथ को हिलाने जितना स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही इसे उलट दिया जाए, बिना किसी दोष के अनायास। जब तक कौशल में ही अंतर्निहित दोष न हो। कहा जाता है कि पूर्णता से ऊपर एक और भी उच्च क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र कौशल में दोषों की भरपाई भी कर सकता है, उनकी शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। और अब उसकी तलवारबाजी के स्तर 1 तक बढ़ने के बाद आर्यन ने अंतहीन सागर तलवार तकनीक की पहली परत के साथ तुरंत पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसे हासिल करने के लिए कम से कम 1 दशक की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। वर्तमान कृष्णा, कहा जाता था कि उसने आधे साल तक अंतहीन सागर का अभ्यास किया था और पहले ही ज्वार की पहली परत शुरू कर दी थी, जिसे एक तलवारबाजी प्रतिभा माना जाता था। तो अब वह क्या था? एक राक्षस। ये देखकर कि उसकी दूसरी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, आर्यन की नजर आंगन में लौट आई। इस समय आंगन में बच्चे अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन आर्यन की आंखों के माध्यम से यह अब पहले जितना प्रभावशाली नहीं लग रहा था। इसके बजाय एक नज़र में वह बता सकता था कि दूसरे की तकनीकें अपरिपक्व थीं और उनकी मुद्राएं कठोर थीं। अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति होता जो तलवार का उपयोग करना जानता हो, तो उन्हें केवल एक हल्का सा टैप चाहिए होता ताकि लकड़ी की तलवार उनके हाथों से बाहर निकल जाए। बुरा नहीं, हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, कृष्णा के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट होकर। उत्कृष्ट नींव और बहुत अच्छी समझ। 2 और वर्षों में उसे इस पहली परत के साथ निपुणता तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, कृष्णा अभी भी सिर्फ एक बच्चा है, उसका दिमाग अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए यह पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। समय बीता, आर्यन अपनी दूसरी माँ द्वारा खिलाए गए स्नैक्स खाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसे थकान और ऊब का संकेत महसूस होने लगा। उसने जम्हाई ली, अपनी दूसरी माँ की बाहों में दुबक गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजरता हुआ लग रहा था, लेकिन आर्यन पहले ही सो चुका था। अपनी बाहों में बेहोश सांसें सुनकर लतिका ने नीचे देखा, उसकी आंखों में जटिलता का एक संकेत चमका। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाकर बर्फीले आंगन में अपने बेटे को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा, तो उसकी आंखों में जटिलता गायब हो गई और उसकी नजर शांत हो गई। वह आर्यन को ले जाकर मंडप से बाहर निकल गई, अपने पिछले आंगन के बेडरूम में वापस आ गई। उसने धीरे से आर्यन को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, उसे सावधानी से टक किया। उसके आंदोलन कोमल थे, जैसे कि वह उसकी जन्म देने वाली माँ हो। आर्यन अर्ध निद्रा में महसूस किया कि उसका शरीर नीचे रखा जा रहा है और थोड़ा और सतर्क हो गया। उसने अपने सीने में गर्मी महसूस की, वहां से हल्की गर्मी निकल रही थी। यह महाराजा वीर द्वारा दिया गया ड्रैगन रक्त जेड पेंडेंट था, जिसे वह हर समय पहनता था। यही कारण था कि वह बर्फीले आंगन में बिना किसी ठंडक महसूस किए खड़ा हो सकता था। जैसे ही आर्यन करवट लेने और चैन से सोते रहने वाला था, उसने अचानक कमरे के बाहर से एक धीमी आवाज सुनी। क्या तुमने वास्तव में वह चीज बच्चे को खिला दी? एक अपरिचित आदमी की आवाज। यह इस तक आ गया है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। वह उसकी दूसरी माँ की आवाज थी, लेकिन ये कोमल और स्नेही नहीं थी, केवल उतनी ही ठंडी थी जितनी कोई घर के नौकर से होती। तुमने भी देखा, मेरा बेटा कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है और वह एक सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा है। बुलियांग पर्वत से लोग पहले ही देखने आ चुके हैं और जब कृष्णा 6 साल का हो जाएगा, तो वे उसे खेती करने के लिए बुलियांग पर्वत पर ले जाएंगे। जब भविष्य में उसका दिव्य रक्त जागृत होगा, तो उसके पिता से पारित शक्ति को विरासत में मिलेगा, वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। मुझे उसके लिए रास्ता बनाना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, उसके दिमाग में धुंधली कोहरा भ्रम से भरा था। दूसरी माँ किससे बात कर रही थी? हम अभी भी बच्चे की प्रतिभा को नहीं जानते हैं, ये कार्रवाई बहुत लापरवाह है, गहरी आवाज वाले आदमी ने आह भरी। दरवाजे के बाहर एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई। फिर लतिका की आवाज उठी, पहले से ज्यादा ठंडी, उपहास के संकेत के साथ, जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वे उनके लिए बहुत आगे की योजना बनाते हैं। मैं यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन ली परिवार के लकड़ी के सिर मदद से परे हैं। अगर तुम्हें दोष देना है, तो बच्चे के पिता को दोष दो।
वह सेनापति वीरेंद्र कितना असाधारण था। दूसरे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वह 23 साल की उम्र तक उस क्षेत्र में कदम रख चुका था। जिसका मतलब है, एक महत्वपूर्ण मौका है कि उसका बच्चा भी दिव्य रक्त को जगा सकता है। क्या? गहरी आवाज वाले आदमी ने सदमे के साथ जवाब दिया, 23 साल की उम्र, और उसने 3 अमर क्षेत्रों में कदम रखा। ये सही है। ली परिवार के पूर्वज महान युवराज वंश के संस्थापक महासेनापति थे, जिनके पास एक शक्तिशाली रक्तरेखा थी। पिता ने पूर्वज की इच्छा में सफलता प्राप्त की, और वह भी वैसा ही था, उसने पुष्टि की। पिछली पीढ़ी में, कृष्णा के पिता के अलावा, सेनापति वीरेंद्र एक राक्षस था, जैसा कि तीसरे, छठे और 9वें भाई थे। खासकर 9वां, जो और भी भयानक था। सौभाग्य से, वह जल्दी मर गया और कोई वंशज नहीं छोड़ा। तीसरे भाई की पत्नी हमेशा उसके साथ रहती है, और एक लड़की होने के नाते, वह अंततः शादी कर लेगी, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। छठा भाई भी अपनी शादी के बाद 3 अमर क्षेत्रों में जल्दी दाखिल हुआ था। लतिका ने ठंडे लहजे में कहा, कृष्णा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकने वाला एकमात्र यह बच्चा है। अन्यथा, तुम क्यों सोचते हो कि महाराजा वीर ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया? भले ही भविष्य में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा सामान्य हो जाए, दिव्य रक्त के जागरण के साथ, वह शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बाहर, फिर से चुप्पी छा गई। गहरी आवाज वाले आदमी ने धीरे से आह भरी, चून की देवी ने ऐसा फैसला किया है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दवा वुलियांग पर्वत से आती है। लेने के बाद, यह कोई निशान नहीं छोड़ती, नहीं यह कोई दर्द देती है। मैंने इसे चीनी के साथ भी लेपित किया है, इसका स्वाद अजीब नहीं होगा। हालांकि वह अभी भी छोटा है, यह कोई गहरी यादें नहीं छोड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत अधिक मिठाई खाते हैं। इसके अलावा, अगर यह पता चलता है कि वह भविष्य में दिव्य रक्त को जगा नहीं सकता है, तो यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि हम किसी हस्तक्षेप के पीछे थे। महासेनापति भवन में कोई भी संदिग्ध हो सकता है। इसके अलावा, उस क्षेत्र की रक्तरेखा 100% जागृत होने की गारंटी नहीं है। शायद बच्चे में बस यह नहीं था। इस पर, लतिका ने तिरस्कारपूर्वक हंसा, उत्तरांचल युद्धों के लिए धन्यवाद। जागृति, सेनापति वीरेंद्र के प्रति इतनी गहरी वफादार, उसके साथ युद्ध के मैदान पर चली गई, हमें यह अवसर प्रदान किया। अन्यथा, अगर हम बच्चे के कुछ साल बड़े होने और उनके लौटने का इंतजार करते, तो मार्शल गार्ड गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहे होते, जिससे कार्य करना मुश्किल हो जाता। आदमी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से आह भरी। जल्द ही, उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। कमरे के अंदर, आर्यन अब पूरी तरह से जाग चुका था, उसका दिमाग घूम रहा था, अविश्वास कर रहा था। दूसरी माँ उसे नुकसान पहुंचाने जा रही थी। हर दिन का दिखने वाला सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाला रवैया, क्या ये सब झूठा था? आर्यन को इस पर विश्वास करने में अनिच्छा थी, लेकिन वास्तविकता उसके सामने स्पष्ट रूप से पड़ी थी। हालांकि वह नहीं समझता था कि दिव्य रक्त क्या था, दूसरी माँ अपने ही बच्चे के लिए एक रास्ता साफ करने की इच्छा रखती थी, उसे एक बाधा के रूप में देखती थी और इस प्रकार उसे नष्ट करने का विकल्प चुना। आर्यन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी मुट्ठी कसकर भींच गई थी। कोमल मुस्कुराहटों ने उसे सुरक्षा की झूठी भावना में सुला दिया था। अगर दूसरी माँ का व्यवहार ऐसा था, तो दूसरों का क्या? और कौन ईमानदार था? वह यहाँ केवल 1.5 साल के लिए रहा था, लेकिन इन देवियों द्वारा बारी बारी से देखभाल की जा रही थी। आर्यन ने कुछ भावनात्मक लगाव विकसित कर लिया था। अब, हालांकि, ये सब एक भ्रम जैसा महसूस हुआ। क्या यह एक प्राचीन कुलीन परिवार का आंतरिक संघर्ष था? उसने अपने छोटे हाथ से अपने शरीर को छुआ। उसके सीने में हल्की गर्मी के अलावा, उसने और कुछ महसूस नहीं किया, और यह गर्मी भी ड्रैगन रक्त जेड पेंडेंट से थी। उसकी माँ ने कहा था कि उसके भीतर उसके पिता की ताकत थी, लेकिन अब वह चली गई थी। आर्यन ने अंधेरे में अपना छोटा हाथ कसकर भींच लिया, भविष्य में बदला लेने की कसम खाए। वसंत पतझड़ में बदल गया। पलक झपकते ही, आर्यन 5 साल का हो गया। आजकल, वह अपना अधिकांश समय पर्वतधारा प्रांगण में बिताता था। विभिन्न प्रांगणों की देवियों द्वारा वितरित भोजन के साथ सावधान रहते हुए, वह कभी कभी दिखावा करता था कि वह बहुत नखरे वाला है और इसे मना कर देता था, एक मनमौजी बच्चे की तरह अभिनय करता था। धीरे धीरे, आंगन में घर के नौकर समझ गए कि छोटा स्वामी अपने भोजन और पेय के बारे में बहुत नखरे वाला है। 3 साल की उम्र, महासेनापति भवन में, यह एक महत्वपूर्ण उम्र थी। साधारण परिवार 7 या 8 साल की उम्र में, या यहाँ तक कि अपनी किशोरावस्था में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। कुछ पहले से ही अपने शारीरिक विकास में सेट होते हैं, उनमें अव्यक्त प्रतिभाएं हो सकती हैं, फिर भी अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण सर्वोत्तम प्रशिक्षण अवधि के दौरान चुके हुए अवसरों के कारण महान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
एक मार्शल आर्ट घर के रूप में महासेनापति भवन में सबसे कठोर प्रशिक्षण विधियां थीं, जिसमें कबीले के बच्चे कम उम्र से ही अपनी नींव रखते थे। 3 में नींव की स्थापना, 4 में रक्त विगलन, 5 में अस्थि परीक्षण, 6 तक औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करने का समय था, एक पल भी बर्बाद नहीं किया गया। खेती के मार्ग पर हजारों पार करने के लिए प्रयास करते हैं, और एक शुरुआती बढ़त का मतलब अक्सर हर कदम पर अग्रणी होना होता है। खेती योग्यता का परीक्षण 5 साल की उम्र में किया जाना था। अगर हड्डियां अच्छी तरह से विकसित थीं और मज्जा समृद्ध और ठोस थी, तो कोई भी 5 में अस्थि परीक्षण के बाद प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। लेकिन महासेनापति भवन की गहरी गहराई और जल्दी न करने के उनके विश्वास के साथ, उन्होंने 6 में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करने की सलाह दी, जिससे शरीर को भविष्य की खेती के लिए बढ़ने और मजबूत होने के लिए एक और साल मिल सके। यहाँ तक कि कृष्णा जैसी असाधारण प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति भी इसका पालन करता था। अस्थि परीक्षण के बाद प्रशिक्षण में सक्षम था, लेकिन फिर भी 6 में ही बुलियांग पर्वत पर चढ़ता था। भले ही रोजाना तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हो, यह अभी भी मार्शल आर्ट की भावना विकसित करने के लिए सिर्फ मूल बातें थीं, वास्तविक खेती नहीं मानी जाती थी। और औसत प्रतिभा या विलंबित विकास वाले लोगों के लिए, वे 6 में भी प्रशिक्षण शुरू नहीं कर सकते थे। उन्हें अधिक वर्षों के विकास की आवश्यकता होती थी, जो 7, 8 या 9 में हो सकता था। हालांकि महासेनापति भवन में मार्शल आर्ट योग्यता को बढ़ाने के लिए अनगिनत कीमती दवाओं के साथ, हवेली का सबसे बुरा मामला अभी भी 8 में खेती शुरू करता था। मैंने सुना है कि यह मामला समय से पहले जन्म और प्रसव पूर्व चोट के कारण था, जिसके कारण ऐसा परिणाम हुआ। एक धूप वाले दिन, महासेनापति भवन ने आर्यन को उसकी नींव की स्थापना में मदद करने के लिए पर्वतधारा प्रांगण में एक सैन्य बलवान को भेजने की व्यवस्था की। ये गहरे रंग की त्वचा वाला एक छोटा और मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, फिर भी उसने एक बहता हुआ नीला लबादा पहना हुआ था। उसका नाम लिन हेक्सिया था, जो एक लड़की जैसा लगता था। आर्यन ने बाद में उसे लिन अंकल कहा। लिन हेक्सिया के साथ एक छोटी लड़की वापस आई। वह लगभग आर्यन के समान उम्र की थी, बस 2 महीने छोटी। कहा जाता था कि वह सेनापति वीरेंद्र के एक साथी शस्त्र का अनाथ था, जिसने दूर उत्तरांचल युद्ध के मैदान पर लड़ाई लड़ी थी। लड़की के पिता के दुर्भाग्य से मिलने से पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी को सेनापति वीरेंद्र को सौंप दिया था, और मरने से पहले दोनों ने एक शिशु के रूप में सगाई पर सहमति व्यक्त की थी। आर्यन इस अचानक सगाई के बारे में अवाक था। ठीक है, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कभी वापस नहीं आते हो। लेकिन ऐसे बड़े मामले में क्या किसी ने मेरी राय पूछी? अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद आर्यन ने इस छोटी लड़की पर अपनी संचित नाराजगी नहीं निकाली। तो पर्वतधारा प्रांगण के विशाल विस्तार में अब आर्यन के अलावा एक और छोटा आंकड़ा था। छोटी लड़की का नाम बियां रुक्सु था, और उसके नाजुक और उत्तम नैन नक्श थे। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह। जब वह पहली बार इस अजीब जगह पर आई, तो छोटी लड़की डरपोक और शर्मीली थी। वह जिसे भी पकड़ती थी, उससे पूछती थी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ चले गए? छोटी लड़की अपने पिताजी को खोज रही थी, लेकिन आंगन में किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, और कुछ नर्म दिल वाली नौकरानियां केवल उसकी बात सुनकर एक कोने में चुपके से अपने आंसू पोंछ सकती थीं। छोटी लड़की ने अपनी भूख खो दी और दिन ब दिन पतली होती गई। ये देखकर कि आंगन में घर के नौकरों में से कोई भी बच्चे को दिलासा देना नहीं जानता था, आर्यन चिढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद बहुत सक्षम था, इन लोगों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं कर रहा था। उसके पास खुद कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, छोटी लड़की से कहने के लिए धमकी और चापलूसी के मिश्रण का उपयोग करते हुए, तुम्हारे पिताजी कहीं छिपे हुए हैं, और वह तभी बाहर आएंगे जब तुम अच्छा व्यवहार करोगे और अच्छा खाओगे। छोटी लड़की ने अपनी मासूम आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या जुएर अच्छी नहीं है? पिताजी जुएर से क्यों छिप रहे हैं, और वह कहाँ छिपे हुए हैं? कहाँ छिपे हुए हैं? आर्यन, छोटी लड़की की दयनीय अभिव्यक्ति को देखते हुए, थोड़ा नर्म हो गया और एक क्लिच लाइन कहा, आसमान की ओर इशारा करते हुए। तुम्हारे पिताजी ऊपर हैं, उन सितारों में से एक पर। उस बिंदु से आंगन में हर रात आसमान की ओर घूरने वाला एक छोटा सा आंकड़ा होता था। असंख्य तारे और उनकी चांदी की चमक नीचे चमकती थी, एकांत छोटे आकार को रोशन करती थी। घर में एक और छोटी आकृति, जो एक शतरंज बोर्ड के ऊपर लेटी थी, हर दिन घर के नौकरों को छोटी लड़की के बगल में पंखा करने का आदेश देती थी, मच्छरों को दूर भगाती थी ताकि उसे हर जगह काटा न जाए। आधा महीना उड़ गया, और सैन्य बलवान लिन हेक्सिया ने आर्यन और बियां रुक्सु दोनों के लिए नींव की स्थापना अमृत तैयार किया था। दोनों ने एक ही साल में नींव की स्थापना की। नींव की स्थापना मार्शल आर्ट की नींव है। नींव की स्थापना के लिए अमृत, अनगिनत कीमती औषधीय सामग्री से बना, शरीर को हर दिन डुबोता था। मार्शल प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त शरीर बनाने के लिए एक औषधीय स्नान में भिगोता था।
महान युवराज वंश के शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक के रूप में महासेनापति भवन के पास प्रचुर संसाधन थे। आर्यन की नींव की स्थापना से आगे अनगिनत कीमती औषधीय जड़ी बूटियां और दुर्लभ खजाने पर्वतधारा प्रांगण में भेजे गए बर्फ के टुकड़ों की तरह अटूट थे। नींव की स्थापना के लिए अमृत को 3 ग्रेड में विभाजित किया गया था: सामान्य, दुर्लभ और सर्वोच्च। आर्यन द्वारा उपयोग किया जाने वाला अमृत स्वाभाविक रूप से शीर्ष गुणवत्ता का था, जिसमें 1000 साल का खजाना प्राइमर के रूप में था, जो कई अन्य कीमती औषधीय सामग्री द्वारा पूरक था, जो एक 8वीं परत युद्ध शरीर को पोषित करने में सक्षम था। एक बार जब कोई खेती के मार्ग पर निकल जाता है, तो कोई केवल 2 से 3 छोटे वर्षों में पहले क्षेत्र को तोड़ सकता है। मार्शल आर्ट पैसे का एक क्रूसिबल है और इस शीर्ष ग्रेड नींव की स्थापना अमृत रोजाना इस्तेमाल किया जाता था। इसे आधे साल से 1 साल तक बनाए रखना महंगा था। केवल महासेनापति भवन जैसे शीर्ष स्तरीय कुलीन परिवार ही इसे इतनी स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का जोखिम उठा सकते थे। आंगन में 2 बड़े औषधीय टब। आर्यन और बियां रुक्सू उनमें अलग अलग भिगो रहे थे। हालांकि छोटी लड़की के टब के चारों ओर का क्षेत्र पर्दे से ढका हुआ था, जिसमें महिला परिचारक उसकी देखभाल कर रही थी। ये महिला परिचारक नौकरानियों से अलग थी। उनके पास कुछ खेती थी और वे घर के भीतर भरोसेमंद सहयोगियों के समान थीं। आर्यन की तरफ लिनहेक्सिया व्यक्तिगत रूप से उसकी निगरानी कर रही थी। उस पल गरिमापूर्ण गहरा बैंगनी अमृत आर्यन के शरीर के खिलाफ उछल रहा था। उसकी थोड़ी तरल में डूबी हुई थी, केवल उसकी नाक सांस लेने के लिए खुली थी। अमृत से एक अवर्णनीय कड़वी गंध उसकी नाक में भर गई, जैसे कड़वा कमल निगलना, जिसने आर्यन की आत्मा को तीव्र रूप से सतर्क रखा। आर्यन ने पूछा, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? लिनहेक्सिया ने जवाब दिया, बेहतर होगा कि नहीं। अमृत शक्तिशाली था और बच्चों की आंतें इसे अवशोषित नहीं कर सकती थी। ये वास्तव में नुकसान पहुंचा सकता था। इसके अलावा यह बाहरी अनुप्रयोग के लिए है। जैसे ही आर्यन अपना दिमाग केंद्रित कर रहा था, पाठ की एक श्रृंखला अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। अज्ञात पदार्थ का पता लगाना, विश्लेषण करना। विश्लेषण विफल, स्वचालित रूप से अलग किया गया। आर्यन, क्या चल रहा है? धिक्कार है। क्या यह उस तरह की स्थिति हो सकती है जो मुझे लगता है कि यह है? आर्यन संदेह से भरा था। औषधीय टब के बगल में लिनहेक्सिया का शांत चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी भौं धीरे धीरे एक गहरी, चुवान चरित्र में झुक गई। आर्यन ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और उसके दिल में एक लर्च महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, लिन अंकल, क्या कोई समस्या है? लिनहेक्सिया आर्यन की ग्रहणशीलता से आश्चर्यचकित नहीं थी। उसने इन दिनों में महसूस किया था कि यह छोटा स्वामी अपने साथियों की तुलना में अधिक होशियार था, बेहद बुद्धिमान, एक 5 या 6 साल के बच्चे जितना स्मार्ट। हालांकि वह अभी आर्यन से बात करने के मूड में नहीं थी। अचानक उसने जल्दी से पर्दे को उठाया ताकि दूसरी तरफ की स्थिति की जांच कर सके, और जल्द ही आर्यन के बगल में लौटाए। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। बैककोट लिन अंकल। लिनहेक्सिया ने औषधीय टब के किनारे की ओर अपना हाथ बढ़ाया, बारीकी से महसूस किया। उसकी नजर जटिल हो गई। उसने टब में बच्चे को देखा, बोलना चाहती थी, लेकिन फिर शब्द उसके होठों पर रुक गए। बैककोट, लिन अंकल, बस कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। आर्यन खुद को कहने से रोक नहीं सका। लिनहेक्सिया थोड़ा आश्चर्यचकित थी और उसने उस पर एक नजर डाली। हालांकि आर्यन अधिक होशियार था, फिर भी वह सिर्फ एक 3 साल का बच्चा था। क्या वह वास्तव में बता सकता था कि वह बोलने में हिचकिचा रही थी? हालांकि उसका मूड इस समय इतना खराब था कि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस कहा, भले ही आर्यन समझ पाए या नहीं, जब मार्शल आर्ट प्रतिभा की बात आती है, तो 5 साल की उम्र में अस्थि माप के अलावा जो इसे सीधे प्रकट कर सकता है, ये वास्तव में नींव की स्थापना के दौरान संकेत दिया जाता है। नींव की स्थापना की दवा का अवशोषण जितनी तेजी से होता है, मार्शल आर्ट की योग्यता उतनी ही अधिक होती है। लेकिन छोटे स्वामी, तुम्हारी अवशोषण गति बहुत धीमी है। उसने दवा के टब के अंदर आर्यन को देखा। उसकी आंखों में समझ से बाहर संदेह और दया दिखाई दी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और खुद से बुदबुदाया, हो सकता है कि आज सिर्फ एक दुर्घटना थी, मेरी शोधन गलती। मैं कल और अधिक सावधानी से जांच करूंगी। आर्यन के दिल से एक ठंडक गुजर गई। क्या वह संकेत अभी वास्तव में नींव की स्थापना की दवा के बारे में था? बहुत धीमी अवशोषण का क्या मतलब है? ये सब अवरुद्ध हो रहा है, अवशोषित करने के लिए कुछ भी नहीं है। आर्यन अपने दिल में अवाक था। क्या ये पैनल पूरी तरह से खेल की सेटिंग्स का पालन करने जा रहा था? उसने पिछले 1 साल में पैनल की खोज करते हुए ये खोजा था। चूंकि खेल में कोई मुकाबला प्रणाली नहीं थी, ऐसा लगता था कि वह मार्शल आर्ट से भी अलग था, या अधिक सटीक रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से अलग।
अगर उसने मुकाबला कौशल की खेती करने की कोशिश की तो यह अनुभव नहीं देगा, केवल खेल में परिभाषित कलाओं में एक अनुभव बार था। हालांकि वह मेहनती अभ्यास के माध्यम से खुद को सुधार सकता था, इस मामले में कला का पीछा करने के लिए वापस जाना बेहतर होगा क्योंकि यह अधिक फायदेमंद था। कम से कम अनुभव बढ़ेगा, अंक आवंटित किए जाएंगे और कोई अपनी खेती तकनीक बना सकता है। रात भर में वह दशकों की कड़ी मेहनत को पार कर जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि अब उसके चारों ओर जमा हुए इन सभी संसाधनों के लिए यह एक दया है। अगर पूरी तरह से उपयोग किया जाता है तो वे कम से कम एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार को पोषित कर सकते थे। वैसे चूंकि यह असाधारण दवा जो आधुनिक तत्वों से कहीं अधिक है, अवशोषित नहीं की जा सकती है, तो पहले जहर क्यों प्रभावी था? या ये प्रभावी नहीं था? क्या मैं बस सो गया और संकेत पर ध्यान नहीं दिया? शायद भविष्य में मैं दिव्य रक्त को जगाऊंगा या नहीं, ये निर्णय होगा। हालांकि उस महिला ने कहा था कि दिव्य रक्त को जगाने का एक मौका था, निश्चितता नहीं। भूल जाओ, बावजूद इसके नुकसान से बचा गया या नहीं, ये तुम्हारी क्षमता के कारण था, लेकिन ये बिल निश्चित रूप से लिखा नहीं जा सकता। हिम्मत मत हारो, मैं कल फिर कोशिश करूंगी। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं सेनापति वीरेंद्र को सूचित करूंगी। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक समाधान लेकर आएंगे। जैसे ही आर्यन ने सोचा, लिन हेक्सिया ने उसे आश्वासन दिया, हालांकि वह नहीं जानती थी कि आर्यन समझ सकता है या नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आर्यन ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया, दवा के टब से बाहर निकलने के लिए तैयार था। चूंकि नींव की स्थापना की दवा पैनल द्वारा अवरुद्ध हो रही थी, इसलिए इसमें और अधिक देर तक भिगोना व्यर्थ था। अभी मत उठो, चलो फिर कोशिश करते हैं। थोड़ी देर और भिगोए रखो, लिन हेक्सिया ने तुरंत कहा जब उसने आर्यन को बाहर निकलते देखा। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मानना होगा। लिन हेक्सिया का चेहरा कठोर हो गया, मामले को गंभीरता से लेते हुए। आर्यन दंग रह गया और केवल इतना कह सका, मैं पहले छोटी लड़की पर जांच करूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसने पर्दा उठा लिया और छोटी लड़की के दवा के टब के पास आया, और तुरंत देखा कि नींव की स्थापना की दवा जो डाली गई थी, उसकी तरह ही, अब लगभग साफ पानी थी, बैंगनी से बदल गई थी, जिसमें केवल पतले बैंगनी तरल की फुसफुसाहटें अभी भी उसमें तैर रही थीं। आर्यन भाई, बिया रुक्सू ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ दवा के टब से आर्यन को देखा। वह बहुत छोटी थी कि विवेक को समझ सके, बस समझ की कमी का एक रूप पहने हुए थी। लिन अंकल, छोटी लड़की की अवशोषण गति को देखते हुए आप उसकी प्रतिभा को कैसे आंकेंगे? आर्यन मुड़ा नहीं और उसने अपने पीछे लिन हेक्सिया से पूछा। लिन हेक्सिया निराश और उलझन में महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि वह एक ही उम्र की थी, ये छोटा साथी हमेशा जुएर के सामने इतनी होशियारी से गंभीर लगता था। उसकी अवशोषण गति बहुत अच्छी मानी जाती है। लिन हेक्सिया ने पहले ही जांच कर ली थी और अब उसकी आंखों में कुछ भावनाएं झलक रही थी। अगर 4 साल की उम्र में रक्त विगलन सुचारू रूप से चलता है, तो 5वें अस्थि माप के समय तक महासेनापति भवन के शीर्ष संसाधनों के साथ उसका योद्धा शरीर बहुत अच्छी तरह से 8वीं परत तक कूद सकता है, और शायद 9वीं परत तक भी उसे शीर्ष प्रतिभाओं में स्थान देगा। 9वीं परत। आर्यन उलझन में था। लिन हेक्सिया घरेलू छोटे स्वामी के साथ धैर्यवान थी, उसकी समझ की परवाह किए बिना। चूंकि बच्चे ने पूछा था, वह एक अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए जवाब देना चाहिए। लिन हेक्सिया के विस्तृत स्पष्टीकरण को सुनने के बाद आर्यन आखिरकार समझ गया। ये पता चला कि नींव की स्थापना, रक्त विगलन और अस्थिमाप सभी एक साथ तीसरी, छठी और 9वीं परत के रूप में जाने जाते थे। नींव की स्थापना की दवा को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। रक्त विगलन 6 परतों में, और अस्थि माप योग्यता 9 परतों में। एक पहली से तीसरी परत का शरीर साधारण योग्यता का होगा और निम्न ग्रेड माना जाएगा। एक चौथी से छठी परत का शरीर कुलीनों में होगा, मध्यम ग्रेड माना जाएगा। एक 7वीं परत को पहले से ही एक प्रतिभा कहा जाता है। एक 8वीं परत एक प्रांत में नाम कमा सकती है। एक 9वीं परत का शरीर पहले से ही सबसे शीर्ष स्तर का मार्शल आर्ट संविधान है, जो बेजोड़ प्रतिभाओं के स्तर से संबंधित है। ऐसे शीर्ष स्तरीय संविधान के साथ, क्षेत्रों को तोड़ना खाने और पीने जितना आसान होगा, और वे आम तौर पर चौथे और 5वें क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। जहां तक उच्च क्षेत्रों का सवाल है, प्रतिभा के अलावा किसी को कुछ अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे किसी की अपनी समझ, दृढ़ता, नियति, अवसर आदि। आर्यन ने दवा के टब में छोटी लड़की की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य दिखा। क्या ये छोटी लड़की भविष्य में दुनिया को हिला देने वाली प्रतिभा होगी? उसके दिमाग में उसने छोटी छींकने वाली लड़की की छवि को भीड़ के बीच गर्व से खड़े होते हुए चित्रित किया, और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लिन हेक्सिया ने आर्यन को देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं।
वास्तव में वह एक बच्चा था, वह चतुर लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह केवल 3 साल का था। वह अभी भी नहीं समझा कि आज क्या हुआ, इसकी परिमाण क्या थी। नींव की स्थापना की दवा के साथ समस्या होने की संभावना दूर थी। और इसका मतलब ये भी था, वह एक मार्शल आर्ट अमान्य बन सकता है, खेती करने में असमर्थ। योद्धाओं के इस परिवार में, खासकर ली परिवार का बेटा होने के नाते, अभ्यास करने में असमर्थ, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना क्रूर होगा। 1 घंटा बीत गया। बिना रुक्सू के टब में औषधीय मिश्रण पूरी तरह से साफ हो गया था, औषधीय तरल का कोई निशान नहीं बचा था। नौकरानियां ने उसे साफ, नए कपड़े पहनाए और उसके बाल सुखाए। आर्यन के टब के बगल में चुपचाप खड़ी होकर, वह इन सब के महत्व को नहीं समझ पाई। वह बस चुपचाप आर्यन के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। इसके विपरीत, लिन हेक्सिया के लगातार मांगों के तहत, आर्यन को केवल आज्ञाकारी रूप से अपने टब में भिगोना पड़ा। उसके टब के अंदर तरल का रंग एक भड़कीला बैंगनी रहा। बिना रुक्सू के साथ महिला नौकर ने एक नजर डाली और दंग रह गई। जैसे ही 1 और घंटा बीत गया, अन्य घर के नौकरों और नौकरानियां ने खबर सुनी और देखने के लिए भाग आए। वे सभी सदमे में थे। महासेनापति भवन के भीतर साल भर प्रभावित होने के कारण, वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि इसका क्या मतलब था। उन्होंने इस पल में एक दूसरे को देखा, प्रत्येक ने दूसरे की आंखों में एक आकाश गिरते हुए देखा। मार्शल मार्क्विस का कुलीन बेटा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ। ये ली परिवार का रक्तरेखा था। ऐसी बात अविश्वसनीय थी, लेकिन वास्तविकता उनके सामने थी। पूरा आंगन शांत हो गया। बहुत जल्दी, एक घर का नौकर इससे बाहर निकला और एक घबराहट भरी दौड़ में भाग गया। जल्द ही, पर्वतधारा प्रांगण चमकीले रंग के आंकड़ों की भीड़ से भर गया। विभिन्न प्रांगणों की देवियां आईं। वे औषधीय टब के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उनके बगल के नौकरों से आर्यन के भीगने की अवधि सुनकर, सभी अविश्वास में थे। लतिका भीड़ में खड़ी थी, उसका दिल एक धड़कन चूक गया। क्या ये वह दवा हो सकती है? लेकिन उसने उस दवा से इतने गंभीर दुष्प्रभाव के बारे में नहीं सुना था। उसका सीना घबराया हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह सतह पर शांत रही। उसकी अभिव्यक्ति तत्परता और दुख में बदल गई। इस बीच, टब के भीतर, आर्यन, जिसे लगा कि जीवन अब जीने लायक नहीं है, ने भी अपनी उत्कृष्ट अभिनय कौशल के साथ दूसरी पत्नी को देखा। उसकी आंखों से आर्यन ने वास्तविक घबराहट का एक संकेत भी देखा। क्या दूसरी पत्नी चौंक गई थी? आर्यन ने अंदर से उपहास किया। जैसे ही आंगन तेजी से शोरगुल वाला हो गया, मुख्य पत्नी ने एक कठोर चेहरा पहना और नौकरों को जाने का आदेश दिया, केवल विभिन्न प्रांगणों की देवियों को रहने की अनुमति दी। उसने निर्देश दिया कि इस मामले को फैलाया नहीं जाना चाहिए और लीक नहीं किया जाना चाहिए। ये देखकर कि नींव की स्थापना अमृत कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, लिन हेक्सिया का दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। इसे धीमा भी नहीं कहा जा सकता था। उसने एक भयानक संविधान के बारे में सोचा और काम गया। क्या ये हो सकता है कि सेनापति वीरेंद्र का किरण बच्चा वास्तव में एक कुल व्यर्थ था जो मार्शल आर्ट की खेती नहीं कर सकता था? और आगे जारी न रखते हुए, लिन हेक्सिया ने आर्यन को टब से बाहर निकाला। ये देखकर कि आर्यन का शरीर ऑक्सीजन की कमी और पीला पड़ गया था, उसकी त्वचा झुर्रीदार और सिकुड़ी हुई थी, देवियों ने अपनी आंखों में विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ देखा। उन्हें पता चला कि आर्यन 6 घंटे तक भिगो रहा था। फिर भी नींव की स्थापना अमृत ने कोई बदलाव नहीं दिखाया, जो स्थिति की गंभीरता को उजागर करता है। लतिका, ये देखकर कि आर्यन के होंठ भी भिगोने से सफेद हो गए थे, निश्चित थी कि यह कोई चाल नहीं थी। उसका दिल कस गया। उसने केवल लड़के के दिव्य रक्त को नष्ट करने का इरादा किया था, उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना था। आखिरकार, एक पूर्ण अमान्य बनना मामले को बहुत संदिग्ध बना देगा। ये ली परिवार का शक्तिशाली रक्तरेखा था, खेती करने में असमर्थ। अगर कारण की जांच बाद में की जानी थी। सबसे पहले बाहर निकलने वाली मुख्य पत्नी थी। उसने तुरंत लिन हेक्सिया को आर्यन की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया और उसकी अपनी नौकरानियां को आर्यन के कमजोर शरीर को पोषित करने के लिए कुछ गर्म और टॉनिक औषधीय सूप लाने के लिए कहा। अगले दिन, लिन हेक्सिया ने आर्यन और बियां रुक्सू के लिए अलग अलग भिगोने के लिए नींव की स्थापना अमृत के 2 टब तैयार किए। लिन हेक्सिया ने आर्यन के स्नान में प्रवेश करते ही ध्यान से देखा। आर्यन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था, ये जानते हुए कि यह एक व्यर्थ प्रयास और जड़ी बूटियों की बर्बादी थी, लेकिन वह दूसरे पक्ष के खिलाफ जीत नहीं सका और केवल पालन किया। उसने अनुमान लगाया कि वे जल्द ही उम्मीद छोड़ देंगे। उसी क्षण, कल जैसा ही फॉन्ट संकेत दिखाई दिया। अज्ञात पदार्थ का पता लगाना, विश्लेषण करना। विश्लेषण विफल, स्वचालित अलगाव शुरू किया गया। आर्यन को इसकी उम्मीद थी और वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था। वह आज्ञाकारी रूप से औषधीय स्नान में रहा, शुद्ध रूप से अपने पैर की उंगलियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था।
जैसे जैसे समय बीतता गया और अमृत अपरिवर्तित रहा, सेना से छोटा आदमी पूरी तरह से अपनी शांति खो बैठा और एक कम गुर्राहट बाहर निकाल दी। ये कैसे हो सकता है? लिनहेक्सिया उत्तेजित थी, आर्यन से भी ज्यादा अविश्वसनीय लग रही थी। वह टब के बगल में आगे पीछे घूमती रही, अपने ही सिर पर मार रही थी। अमृत के साथ कुछ भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि सेनापति वीरेंद्र का बच्चा वास्तव में खेती नहीं कर सकता है? ये ली परिवार की रक्तरेखा थी। आर्यन ज्यादा परेशान महसूस नहीं कर रहा था, आखिरकार उसके पास पैनल था और वह इन अमृतों पर भरोसा किए बिना मजबूत बन सकता था। लेकिन अपने शिक्षक को इतना परेशान देखकर उसने कुछ हद तक अजीब महसूस किया और उसे दिलासा दिया, लिन अंकल, ये ठीक है, इतना दुखी मत हो। ये सुनकर लिनहेक्सिया का शरीर हिल गया। उसने टब में बच्चे को देखा और अचानक आंसू भर आए। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आगे क्या भाग्य है। बच्चे की आशावादी और बेदाग आंखों को देखकर लिनहेक्सिया को लगा जैसे उसका दिल बुरी तरह से फाड़ा जा रहा हो, उसे दिल का दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें रगड़ी और अधिक शराब पीने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। लिन अंकल, क्या आप रो रहे हैं? बकवास, ये बस एक गिरा हुआ पेय है, तुम क्या जानते हो? रात की हवा ठंडी हो गई। हेक्सिया नशे में हो गई। नशे में धुत हेक्सिया आंगन में युद्ध कविताएं पढ़ने लगी, अपने घूंसे और लाते मारने का अभ्यास करने लगी, और अंततः कीचड़ के ढेर की तरह गिर गई। आर्यन ने एक घर के नौकर को उसे उसके कमरे में वापस ले जाने का निर्देश दिया, ताकि मच्छरों को खिलाने से बचा जा सके। 2 महीने बाद बियां रुक्सू का अस्थि माप का समय था। ये वही किंकियू पर्वत से बुजुर्ग ताओवादी था, उसी आंगन में, उसी जगह पर बियां रुक्सू की हड्डियों को माप रहा था। जल्द ही बुजुर्ग ताओवादी की आंखें चौड़ी हो गईं, और उन्होंने मुश्किल से छिपी हुई उत्तेजना के साथ छोटी लड़की को देखा, जोर से हंसते हुए, सोने की लोहे की दिव्य जेड जैसी हड्डियां, वास्तव में दिव्य हड्डियां, 7 रंग की मंद रोशनी, अस्थि मज्जा भरा हुआ और पैटर्न के साथ बह रहा है, सर्वोच्च गुणवत्ता, 9वीं परत बेजोड़ युद्ध शरीर। हा, महासेनापति भवन के बच्चे के योग्य, वास्तव में निराशाजनक नहीं। कियान-कुन सूची में भविष्य में निश्चित रूप से एक नया नाम जुड़ेगा। जैसे ही उसने बात की, उसने आर्यन पर एक नजर डाली जब उसने नीचे देखा और उसकी मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। फिर उसने 2 बार खांसा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। ये करीब था, वह महासेनापति भवन से इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले छोटे साथी के बारे में लगभग भूल गया था। इस बार केवल ही जियानलान उनके बगल में थी। विभिन्न प्रांगणों की अन्य देवियां आर्यन की बेटी में दिलचस्पी नहीं रखती थीं और पास नहीं आईं। बुजुर्ग ताओवादी के शब्दों को सुनकर ही जियानलान और लिनहेक्सिया दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन दोनों ने एक ही समय में आर्यन पर नजर डाली। हालांकि आर्यन के पास मार्शल आर्ट की प्रतिभा नहीं थी, ऐसी बेजोड़ प्रतिभा वाली पत्नी होने के कारण उसके भविष्य के लिए उसे समर्थन मिलेगा। अद्भुत। छोटी लड़की, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसने बेखबर रूप से प्यारी बियां रुक्सू के गालों को चिकोटी काटा, जिसका चेहरा अभी भी बेखबर अभिव्यक्ति से भरा था, स्पष्ट रूप से समझ नहीं रही थी कि क्या हुआ था। आर्यन के शब्दों को सुनकर बियां रुक्सू खुश नहीं हुई, बल्कि थोड़ा पाउट किया। इस क्षण छोटी लड़की ने केवल यही इच्छा की थी कि बूढ़े दादा ने पहले आर्यन भाई के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया होता। बूढ़े ताओवादी को विदा करने के बाद लिनहेक्सिया ने आंगन में बियां रुक्सू को मार्शल आर्ट का ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। छोटी लड़की पहले से ही 5 साल की थी और चीजों को समझना शुरू कर दिया था, यह उसे कुछ चीजें सिखाने का समय था। एक 9वीं परत बेजोड़ युद्ध शरीर, क्षेत्रों को खाने और पीने जितना आसान तोड़ना। एक बार जब उसने अपनी खेती शुरू की, तो यह अनुमान लगाया गया था कि 1 साल के भीतर वह पहले क्षेत्र को तोड़ देगी। 3 साल में 2 क्षेत्रों को तोड़ देगी। 10 साल से भी कम समय में तीसरे क्षेत्र की चोटी पर पहुंच जाएगी। यही 9वीं परत युद्ध शरीर के बारे में भयानक हिस्सा है। मार्शल आर्ट के 3 क्षेत्र हैं: शक्ति मार्ग क्षेत्र, परिसंचरण क्षेत्र और आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र में 10 परतें होती हैं। चौथा क्षेत्र दिव्य यात्रा है। लिनहेक्सिया एक चौथा क्षेत्र मजबूत अभ्यासी है, और वह इस साल पहले ही 40 से अधिक का है। किसी को पता होना चाहिए, 10 साल में बियां रुक्सू केवल 16 साल की होगी। आत्मा उत्तराधिकार क्षेत्र की 10वीं परत पर एक 16 साल का बच्चा चंद्रमा जितना चमकदार अस्तित्व होगा, जो शहर के संरक्षक के रूप में एक शहर की देखरेख करने में सक्षम होगा, एक सच्चा मजबूत अभ्यासी। जबकि एक साधारण मार्शल कलाकार 16 में परिसंचरण क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होना पहले से ही काफी उपलब्धि होगी, एक प्रतिष्ठित कबीले में स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त है। टुकड़े को रखने के साथ शतरंज का खेल तय हो गया था। आर्यन जीता।
अनुभव अंक जोड़ 2। आर्यन ने जम्हाई ली, खिड़की के बाहर देखा और छोटी लड़की को लिनहेक्सिया के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा। उसकी मुद्रा अजीब और प्यारी थी। उसने अपनी नजर वापस ले ली, घर के नौकर को जाने के लिए कहा जो उसके साथ शतरंज खेल रहा था, और फिर अपना पैनल ऊपर खींचा। 1 साल के बाद आखिरकार उसके पास शतरंज में पर्याप्त अनुभव था। उसने एक और कौशल अंक अर्जित किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने शारीरिक शरीर मार्ग में अंक जोड़ने का विकल्प चुना। जल्द ही जानकारी का एक जटिल उछाल अंदर भर गया और वह सहन करते हुए थोड़ा भड़क गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे इसे पूरी तरह से पचा लिया था। जैसे ही शारीरिक शरीर मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि दिमाग में आए, आर्यन प्रेरित महसूस किया, खिड़की, दरवाजे को बंद कर दिया और फिर अपने कमरे में मुद्राएं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने शारीरिक शरीर कला, पत्थर की त्वचा संशोधन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी मुद्रा ली, उसका शरीर उड़ान में एक ड्रैगन और कूदते हुए बाघ की तरह चला गया और उसके शरीर ने टूटने की आवाजें निकाली। उसका रक्त, मेरिडियन और हड्डियां सभी मुड़ने लगी और उसके शरीर में कोशिकाएं सक्रिय होने लगी। उसका पूरा शरीर गर्म जल रहा था। पत्थर की त्वचा संशोधन के एक सेट के पूरा होने के साथ आर्यन की पूरी त्वचा लाल हो गई और भाप उत्सर्जित हुई, जबकि उसके बाल पसीने से गीले थे। उसका छोटा चेहरा पसीने की घनी बूंदों से ढका हुआ था। कुछ खास महसूस करते हुए आर्यन ने अपने पैनल की जांच की और चकित था कि खेती के स्तर में उसकी विशेषता साधारण से शक्ति मार्ग क्षेत्र, तीसरी परत में बदल गई थी। आर्यन अपने शरीर को भरते हुए एक अभूतपूर्व ताकत महसूस कर सकता था, जैसे वह आसानी से चट्टानों को विभाजित कर सकता था और स्मारकों को तोड़ सकता था। वह बेहद खुश था और फिर एक बार और अभ्यास दोहराया। इस बार प्रचुर ताकत के साथ उसकी मुद्रा अधिक सटीक थी और उसकी त्वचा और भी लाल हो गई, जिसमें धुएं की तरह गर्मी निकल रही थी। दूसरी बार अभ्यास करने के बाद आर्यन ने देखा कि उसका खेती का स्तर अप्रत्याशित रूप से चौथी परत तक बढ़ गया था। फिर उसने अभ्यास जारी रखा। तीसरी बार, चौथी बार, जब तक 8वें दौर के बाद उसका खेती का स्तर और नहीं बढ़ा और शक्ति मार्ग क्षेत्र की 7वीं परत पर बस गया। शेरों और हाथियों जैसी ताकत उसके शरीर के भीतर घूमती थी। जैसे आर्यन ने अपनी मुट्ठी को थोड़ा कसकर भींच लिया, महसूस किया जैसे उसका छोटा हाथ अनायास एक बड़ी चट्टान को कुचल सकता है। सिर्फ कुछ पल पहले वह एकमात्र नश्वर था, लेकिन अब थोड़े समय के भीतर वह एक अभ्यासी बन गया था। शक्ति मार्ग क्षेत्र मार्शल आर्ट का पहला क्षेत्र है, ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है। पूरे शरीर में व्याप्त ताकत को शक्ति मार्ग कहा जाता है। लंबे वर्षों के बाद शक्ति मार्ग क्षेत्र के प्रत्येक स्तर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें पहला स्तर एक तिपाई उठाने की क्षमता है, जिसका अर्थ है 200 जिनकी हाथ की ताकत। साधारण परिवार, सामान्य निर्वाह और व्यायाम के माध्यम से शक्ति मार्ग क्षेत्र के पहले स्तर से मुश्किल से मेल खा सकते थे। लेकिन उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को या तो महान शक्ति के साथ पैदा होना चाहिए या खेती के माध्यम से इसे बढ़ाना होगा। प्रत्येक स्तर की उन्नति के साथ ताकत एक अतिरिक्त तिपाई के वजन से बढ़ गई। 7 स्तर 7 तिपाई के बराबर थे, जिसका अर्थ है 5 साल की उम्र में आर्यन अब 1400 जिन वजन वाली वस्तु उठा सकता था। और वह सिर्फ उसके हाथों की ताकत थी, जो शक्ति उसके पूरे शरीर से बाहर निकल सकती थी। वह उसे आसानी से 100 मीटर कूदने, बिजली की तरह तेजी से चलने और अनायास 100 साधारण मजबूत पुरुषों से मुकाबला करने की अनुमति देगी। मैं आखिरकार खेती कर सकता हूँ, कम से कम अब मेरे पास खुद की रक्षा करने की शक्ति है, उसने उत्साह से सोचा। आर्यन ने महसूस किया कि सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करने पर उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके शरीर की सतह अविश्वसनीय रूप से मोटी हो गई, हालांकि छूने पर अभी भी कोमल थी। लेकिन अगर कोई उसे चिकोटी काटता तो त्वचा आसानी से चिकोटी नहीं काटती। ये फैली हुई बैल की खाल की तरह थी, जिसे मुड़ना असंभव था। हालांकि यह शायद पत्थर की त्वचा संशोधन की सीमा है। अगर मैं उन 2 गुप्त नियमावलियों की खेती करता तो मेरा खेती का स्तर और बढ़ना चाहिए, आर्यन ने खुद से सोचा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर की स्थिति को समायोजित किया और अपनी त्वचा पर लाल रंग के धीरे धीरे गायब होने और सामान्य होने का इंतजार किया, इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकला। इसके बाद आर्यन ने झाओ को बुलाया और उसे अपनी चाची को शब्द भेजने के लिए कहा। जल्द ही उसकी चाची का जवाब आया, अभी भी शुएजियान नामक नौकरानी के साथ। इस बार वह सीधे 6ठी मंजिल पर गया, 2 गुप्त नियमावलियां उठाईं और उन्हें एक एक करके पलटना शुरू कर दिया। शारीरिक शरीर मार्ग के प्रारंभिक खंड से अपनी समझ और अंतर्दृष्टि के साथ आर्यन को कई पहले समझ से बाहर खंड अचानक स्पष्ट लगे। मूल बातें सीख ली, क्या आप उन्हें रिकॉर्ड करना चाहेंगे? हाँ। एक पल से भी कम समय में लगातार दोनों गुप्त नियमावलियों को पैनल में रिकॉर्ड करने के बाद आर्यन ने शुएजियान को उसे नीचे ले जाने के लिए कहा।
हालांकि शुएजियान अंदर से असहाय महसूस कर रही थी, उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। आखिरकार बच्चा बस खेल रहा था, इसलिए उसने उसे लाड़ प्यार किया। जहां तक गुप्त नियमावलियों को समझने का सवाल है, ठीक है, इस कम समय की तो बात ही नहीं है। अगर वह कई और दिनों तक अध्ययन करता, अगर वह उन्हें समझ सकता, तो वह कुछ होता। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर गुप्त नियमावलियां, जिन्हें बाहर ले जाने पर मध्य स्तरीय माना जाएगा, उन्हें मूल बातें सीखने के लिए कम से कम 3 से 5 दिनों के चिंतन की आवश्यकता होती थी। छठी मंजिल पर उन लोगों की तो बात ही क्या। वे जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, स्वाभाविक रूप से उतने ही अधिक कठिन होते हैं। खेती के लिए उच्च सीमाएं होती हैं। लेकिन आर्यन युवा लड़की के विचारों से अनजान था, और अगर वह जानता भी, तो वह परवाह नहीं करता। आखिरकार कौन बच्चे के विचारों को गंभीरता से लेता है। पर्वतधारा प्रांगण में वापस आकर अपनी खेती शुरू करने से पहले आर्यन ने नौकरानियों को कुछ भोजन और पेय तैयार करने के लिए कहा। पत्थर की त्वचा संशोधन की खेती करने के बाद उसने अपने शरीर में एक बड़ी कमी महसूस की, और अब बस एक पल के समय में उसे भूख लगने लगी। क्या ये थोड़ी सी मात्रा किसी के लिए पर्याप्त है? मुझे एक और परोसने लाओ, मेरा मतलब है प्रत्येक वस्तु का एक और। मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उतना नहीं खा सकता? नौकरानियों की दंग आंखों के नीचे आर्यन ने मांस से भरी पूरी मेज खाई, और अपने चिकने छोटे मुंह को पोंछने के बाद उसने केवल 6 हिस्से भरा महसूस किया। लेकिन नौकरों को डराने के डर से उसने जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह स्वैगरशली अपने कमरे में लौट आया और खेती शुरू कर दी। पहले अस्पष्ट 1000 जियाओ पवित्र शरीर में 4 परतें थीं, और जब उसने इसे पैनल पर रिकॉर्ड किया, तो केवल पहली 2 परतें महारत हासिल के रूप में दिखाई गईं। पहली परत, जियाओ शैतान शरीर, ने सबसे कठोर पदार्थ जितनी कठोर हड्डियों और ड्रैगन के छिलके जैसी त्वचा के साथ एक शरीर प्रदान किया, जो ब्लेड और तलवारों से अप्रभावित था। दूसरी परत, जियाओ ड्रैगन शरीर, में आधे ड्रैगन की ताकत थी, जो उसके शरीर के विभिन्न पहलुओं को और बढ़ाती थी। फुसफुसाहट। आर्यन ने एक रुख लिया, उसका शरीर एक भयंकर बाघ की तरह झुका हुआ था, उसकी रीढ़ एक खींचे हुए धनुष की तरह झुकी हुई थी, और उसकी हड्डियों ने एक हल्की दरार की आवाज निकाली। शारीरिक शरीर मार्ग के प्रारंभिक खंड से समझ के साथ, वह अपने शरीर के गुप्त द्वारों को खोल रहा था। उसके शरीर में हर कोशिका उत्तेजित होती हुई लग रही थी, उसका रक्त परिसंचरण एक बार फिर तेज हो गया। इस बार आर्यन ने बाहरी दुनिया से फैलती हुई एक शांत, सूक्ष्म ऊर्जा को भी महसूस किया और उसके शरीर में रिस गई। ये खगोलीय ऊर्जाओं से ताइन की शक्ति थी। जैसे ही ताइन की शक्ति उसके शरीर में दाखिल हुई, आर्यन का पहले लाल रंग का मांस धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौट आया, जबकि उसका मांस और रक्त तेजी से बदल गया। गुप्त द्वार खोले गए, खुद को स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों से परिष्कृत कर रहे थे। जैसे ही अधिक से अधिक ताइन की शक्ति अंदर आई, आर्यन की त्वचा पीली पड़ गई और फिर नीले रंग की छाया, जैसे कि वह एक लाश हो। यहाँ तक कि उसकी त्वचा की सतह पर भी ड्रैगन के छिलके के समान पतले उभार दिखने लगे। 3 अगरबत्ती के समय के बाद पहली परत की खेती पूरी हो गई थी। आर्यन ने अपने खेती के स्तर पर एक नजर डाली, और उसे आश्चर्य हुआ, ये शक्ति मार्ग क्षेत्र के 7वें स्तर से बढ़कर 10वें स्तर पूर्णता तक पहुंच गया था। शक्ति मार्ग क्षेत्र के पहले 9 स्तर काफी अलग नहीं थे, प्रत्येक में 200 जिन की वृद्धि सीमा के रूप में थी, लेकिन 9वें से 10वें स्तर तक कूद एक सीमा थी, जहां ताकत दोगुनी हो जाएगी। 10वें स्तर ने पूर्ण शक्ति मार्ग का संकेत दिया, पूरे शरीर के माध्यम से ताकत पहुंचना, पूरी तरह से एकजुट। और वह दोनों हाथों से उठा सकने वाली ताकत 3600 जिन तक पहुंच जाएगी। अत्यधिक खुश होकर आर्यन ने सावधानीपूर्वक अपने भौतिक शरीर को महसूस किया, और तुरंत अफसोस का एक संकेत उसके दिमाग में आया, दिव्य रक्त जागृत नहीं हुआ था। दिव्य रक्त की विरासत वाले लोग शक्ति मार्ग क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने पर इसे जगाएंगे, जिस बिंदु पर उनकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी, 7200 जिन तक पहुंचेगी। ऐसा अंतर शक्ति मार्ग क्षेत्र में दिव्य रक्त वालों के लिए समान क्षेत्र में साथियों को आसानी से पार करने के लिए पर्याप्त था, और यहां तक कि तकनीक में अंतर की भरपाई भी करता था, ताकत के साथ जबरदस्ती तोड़ना। यह एक खेल में एक बड़े खर्च करने वाले और एक साधारण खिलाड़ी के बीच के अंतर जैसा था। ये बेहद अनुचित लग रहा था, लेकिन ये सामान्य था, क्योंकि दिव्य रक्त विरासत के लिए एक माता पिता को 3 अमर क्षेत्रों तक पहुंचने की आवश्यकता थी, और महान युवराज वंश के 19 राज्यों में कुछ ही ऐसे क्षेत्र तक पहुंचे थे। दिव्य रक्त के संवर्धन के बिना आर्यन निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को थोड़ा समायोजित किया और खेती तकनीक की दूसरी परत की खेती करना जारी रखा। आधे घंटे बाद उसने धीरे धीरे अपना अभ्यास समाप्त किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, दिव्य प्रकाश बाहर निकलता हुआ लगा, और उसकी पुतलियां और भी गहरी और अधिक गहरी दिखाई दी।
उसने अपने शरीर को महसूस किया, ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। इस समय वह किसी के साथ मुकाबला करने के लिए भी खोजना चाहता था, अपनी शक्ति के सटीक स्तर का परीक्षण करने के लिए। पैनल को ऊपर लाते हुए आर्यन ये देखकर चकित था कि उसने क्षेत्र में कोई सफलता नहीं हासिल की थी। उसका खेती का स्तर अभी भी शक्ति मार्ग क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बड़ी थी, फिर भी यह ज्योतियान क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने क्यूई को चैनल करना नहीं जानता था। शक्ति मार्ग क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने के बाद क्यूई के रूप में जानी जाने वाली एक प्रकार की ऊर्जा उसके शरीर में उभरी थी। जहां ताकत होती है, क्यूई उसका अनुसरण करती है। क्यूई की यह भावना बाइसेप्स में शक्ति के बढ़ने की भावना जैसी थी। हालांकि क्यूई उसके शरीर के माध्यम से अनियंत्रित रूप से घूमती थी। आर्यन को अचानक याद आया कि हजार जियाओ पवित्र शरीर की दूसरी परत में भी यह उल्लेख नहीं था कि क्यूई को कैसे चैनल किया जाए। और तीसरी परत के लिए शारीरिक शरीर मार्ग की उसकी वर्तमान समझ के साथ यह उसकी समझ की क्षमता से परे था। जियाओ ड्रैगन शरीर के साथ आधे ड्रैगन की शक्ति को आदेश देते हुए, मुझे आश्चर्य है कि अब मेरे पास कितनी ताकत है। आर्यन चुपचाप विचार किया। वह महसूस कर सकता था कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, कम से कम 2 गुना, अगर और नहीं। आर्यन को अपनी ताकत का परीक्षण करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने अपना ध्यान दूसरे शारीरिक शोधन कौशल की ओर मोड़ दिया। अधूरा ताइचू खंड। शारीरिक शरीर मार्ग की अंतर्दृष्टि के साथ उसे सहारा देते हुए आर्यन ने जल्दी से बहुत कुछ समझा और तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया। अधूरे ताइचू खंड की सामान्य रूपरेखा ने रिकॉर्ड किया कि इस शारीरिक शोधन कौशल में 5 क्षेत्र हैं। हालांकि आर्यन के हाथों में अधूरे खंड में केवल पहले 2 क्षेत्र थे, बाद के 3 खो गए थे। ताइचू गुप्त तकनीक के केवल पहले खंड में शरीर के भीतर गुप्त द्वारों को खोलना, स्वर्ग और पृथ्वी से सूर्य की शक्ति और ताइन की शक्ति को महसूस करना, और शरीर को संयमित करने के लिए यिन और यांग बलों के एक साथ जलसेक को प्राप्त करना आवश्यक था। शारीरिक शरीर मार्ग की सहायता के बिना साधारण लोगों के लिए पहला कदम पूरा करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होगा। लेकिन इस समय आर्यन ने इसे आसानी से संभाला, जैसे कि ये दूसरी प्रकृति हो। जैसे ही यिन और यांग बल उसके शरीर में परिवर्तित हुए, उसका शारीरिक रूप लगातार बदल गया। दूसरे खंड तक ये शरीर में निहित यिन और यांग बलों का उपयोग करके सितारों की शक्ति को आकर्षित करने के बारे में था, एक तारों वाला शरीर की खेती करना। ये जियाओ ड्रैगन शरीर की तुलना में अधिक दबंग शरीर था, जिसमें ताइन और सूर्य दोनों की शक्ति थी। शरीर के साथ एक तारे की तरह भट्ठी कोर के रूप में जोरदार गर्मी और ताकत से भरा हुआ। जब आर्यन ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो पहले से ही आधी रात हो चुकी थी। वह 7 या 8 घंटे तक अभ्यास कर रहा था बिना महसूस किए। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई और शांत थीं, धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी सांस गहरी और निरंतर थी, जैसे एक कुंडलित ड्रैगन आराम कर रहा हो। उसकी सुनने और देखने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। आर्यन आंगन के भीतर एक बेहोश वुशिंग ध्वनि भी सुन सकता था, हवा की नहीं, बल्कि तलवारों की। कोई तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। आर्यन के तलवारबाजी क्षेत्र के साथ, वह केवल तलवार की हवा की आवाज के आधार पर एक व्यक्ति की तलवार से लड़ने की मुद्रा और शैली की कल्पना कर सकता था। वह छोटी लड़की थी, क्या वह भी इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी? आर्यन के होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने तब पैनल पर अपनी स्थिति की जांच की। नाम आर्यन, आयु 5, खेती का स्तर शक्ति मार्ग क्षेत्र स्तर 10, तलवारबाजी स्तर 2, कौशल अंतहीन सागर ज्वार उत्कृष्ट निषिद्ध, शारीरिक शरीर मार्ग स्तर 1, कौशल पत्थर की त्वचा 100 शोधन महान उपलब्धि, 1000 जियाओ पवित्र शरीर जियाओ ड्रैगन शरीर की छोटी सफलता ताइचू तारों वाला शरीर शुरुआत। शतरंज स्तर 3 O500, शतरंज सूची संग्रह 0, कलात्मक कौशल अंक 0। अभी भी शक्ति मार्ग क्षेत्र में आर्यन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। वह अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव महसूस कर सकता था। जब वह अभी 10वें स्तर पर पहुंचा था, तब से कई गुना मजबूत, और उसे विश्वास था कि ज्वार तलवार कौशल के उत्कृष्ट स्तर का उपयोग करना भी उसके लिए सहज होगा। फिर भी उसने अभी भी कोई सफलता नहीं हासिल की थी। हालांकि इस बिंदु तक वह वास्तव में नहीं जानता था कि अपने क्यूई को अपने पूरे शरीर में कैसे प्रसारित किया जाए। ताइचू शारीरिक शोधन कौशल के ये पहले 2 खंड केवल शक्ति मार्ग क्षेत्र के भीतर ही लागू होते थे। फिर भी वे जो ताकत लाए थे, वह शक्ति मार्ग क्षेत्र से कहीं अधिक थी। केवल समस्या ये थी कि खेती बेहद कठिन थी। यहाँ तक कि शारीरिक शरीर मार्ग के स्तर 1 पर उसकी वर्तमान अंतर्दृष्टि के साथ, वह मुश्किल से एक शुरुआत था। साधारण लोगों को इस स्तर तक पहुंचने में शायद 10 या 20 साल लगेंगे। उस समय तक वे शायद पहले ही जोतियान क्षेत्र में कदम रख चुके होंगे।
आखिरकार ज्योतिर्यान क्षेत्र में प्रवेश करने की तुलना में ये और भी कठिन लग रहा था। आर्यन खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर की आदत डाली। इससे पहले कि उसने खिड़की खोली और देखा कि वास्तव में तारों की रोशनी के नीचे आंगन में एक छोटा सा आंकड़ा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। हालांकि आर्यन को आश्चर्य हुआ, सुबह की अनाड़ी और अजीब तलवारबाजी की तुलना में वह अब उचित रूप के साथ तलवार चला रही थी। उस छोटी लड़की में वास्तव में कुछ प्रतिभा थी। आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथ के एक धक्का के साथ खिड़की से पलट गया, फुर्ती से जमीन पर उतरा। वह आंगन के एक और हिस्से में एक रॉकरी के पास गया। झाओ ने उल्लेख किया था कि यह रॉकरी उसके पिता द्वारा अपनी युवावस्था में व्यक्तिगत रूप से वापस लाया गया था, जिसका वजन 100 कड़ाहों के बराबर था। थोड़ा झुककर, क्योंकि सभी घर के नौकर और नौकरानियां आराम कर रहे थे और कुछ गार्ड कहीं और गश्त कर रहे थे, आर्यन ने दूसरों की अनुपस्थिति का फायदा उठाया। वह रॉकरी के सामने गया, एक पत्थर की गुफा में एक नाली मिली और इसे धक्का देने की कोशिश की। गरगल। आर्यन के आश्चर्य के लिए, जब उसने अपनी पूरी क्रूर ताकत लगाई, तो उसने वास्तव में 10 टन से अधिक वजन वाली रॉकरी उठा ली। जैसे ही रॉकरी हिल गई, पास के तालाब में पानी उछल गया और रॉकरी के नीचे वापस बह गया। शक्ति मार्ग क्षेत्र स्तर 10 पर दिव्य रक्त के बिना 10,000 कैटी उठाने में सक्षम। चौंक कर आर्यन ने जल्दी से जाने दिया, धीरे से रॉकरी को नीचे रखा। आर्यन सोच रहा था कि अगर वह अपनी हड्डियों को फिर से मापता तो परिणाम क्या होगा। लेकिन मौका केवल एक बार आया और किसी ने नहीं सोचा कि कैंक्यू पर्वत से बूढ़े ताओवादी ने कोई गलती की थी। अस्थि माप के दिन से उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि पर्वतधारा प्रांगण में हलचल कम हो गई थी। अतीत में प्रत्येक आंगन की देवियां अक्सर अपने बच्चों को खेलने के लिए लाती थीं या उसे कुछ सीमा या सहायक राज्य के व्यंजनों और विशेष फलों को खाने के लिए आमंत्रित करती थीं, फिर अपने बच्चों को आर्यन के साथ खेलने देती थीं, कम उम्र से ही करीब होने की कोशिश करती थीं। लेकिन अब 2 महीने बीत चुके थे और केवल पहली देवी, 5वीं देवी और वह युवा 9वीं देवी उसे देखने आई थीं। उन्होंने बस देखा कि वह अनहाम था और फिर वे फिर से पास नहीं आईं। हालांकि उसे कभी कभी शाश्वत वसंत आंगन से भेजे गए फल, पेस्ट्री और इस तरह के सामान मिलते थे। अब जब ये सर्दी थी तो उसे महीन जानवर के रोए से बने छोटे सूती पतलून और जैकेट के 2 सेट, साथ ही एक स्कार्फ भी मिला था। आर्यन ने छोटी लड़की के गले में स्कार्फ लपेटा। अगले दिन भोर के टूटने पर लिनहेक्सिया पहले से ही आंगन में बियां रुक्सू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। पहले हथियार रैक पर लिनहेक्सिया ने बच्चे को विभिन्न हथियारों में से चुनने के लिए कहा था, उनमें से प्रत्येक के साथ ड्रिल कर रही थी ताकि उनके लिए उसकी आत्मीयता का आकलन किया जा सके, और बियां रुक्सू ने अंततः तलवार को चुना। और अभ्यास के माध्यम से लिनहेक्सिया ने पाया कि उसमें वास्तव में तलवारबाजी की प्रतिभा थी, इसलिए उसने उसे ईमानदारी से सिखाया, कभी कभी सख्त भी रही। दोपहर के आसपास आर्यन आखिरकार इत्मीनान से जाग गया। वह अभी 6 साल का नहीं हुआ था और उसे हर सुबह मुख्य देवी को नमस्कार करने के लिए शाश्वत वसंत आंगन जाने के परिवार के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता था, इसलिए वह आराम से सो सकता था। आंगन में अभ्यास कर रहे मेहनती छोटे आंकड़े को देखकर आर्यन ने थोड़ा सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, उसके लिए बुरा महसूस कर रहा था। फिर अपनी व्यक्तिगत नौकरानी की मदद से धोया और नाश्ता किया। उसके बाद उसने नियमित रूप से शतरंज खेलने वाले 2 घर के नौकरों को मंडप में खेल स्थापित करने के लिए बुलाया। जल्द ही शतरंज का खेल समाप्त हो गया, लेकिन आर्यन ने देखा कि उसे अनुभव अंक बढ़ने की कोई सूचना नहीं मिली, जिसने उसे आश्चर्य में रोक दिया। फिर उसने अपनी आंखों के सामने निम्नलिखित शब्द दिखाई दिए। शतरंज के तीसरे खंड तक आगे बढ़ने के लिए एक शतरंज हृदय की आवश्यकता होती है। एक शतरंज हृदय। आर्यन उलझन में था। जैसे कि उसके विचारों को महसूस करते हुए शब्द धीरे धीरे दूर हो गए, फिर एक और पंक्ति दिखाई दी। शतरंज हृदय की खेती करने के लिए किसी के दिमाग में केवल शतरंज के लिए एक जुनून होना चाहिए। अच्छा, एक सीधा स्पष्टीकरण। आर्यन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि वह वास्तव में शब्दों के साथ बातचीत कर सकता था। नमस्ते। शब्द गायब हो गए। आर्यन ने कुछ और बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और इसके बजाय आंतरिक रूप से विचार किया, शतरंज के लिए एक जुनून। तो अनुभव अंक अर्जित करने से पहले उसे पहले एक शतरंज हृदय को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। महासेनापति भवन में आर्यन ने एक तलवार हृदय, एक भला हृदय और यहां तक कि तेज जीभ वाला लेकिन नर्म दिल वाला वाक्यांश भी सुना था, लेकिन उसने कभी शतरंज हृदय के बारे में नहीं सुना था। ये समझ में आता है, आखिरकार शतरंज खेलना और अन्य छोटे पीछा महासेनापति भवन में ध्यान देने योग्य महत्वहीन तुच्छ चीजें माने जाते थे। हालांकि एक शतरंज हृदय एक तलवार हृदय के समान कुछ होना चाहिए, है ना?
उसने याद किया जब आंगन में देवियां उसे पकड़ती थीं और आलस्य में चैट करती थीं कि कैसे एक निश्चित युवा बचपन से हर दिन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, खाते समय भी तलवार पकड़े हुए था, तलवार के साथ सो रहा था, और एक तलवार हृदय को परिष्कृत करने के बाद अपनी तलवारबाजी के प्रशिक्षण में तेजी से प्रगति कर रहा था। तो क्या उसे एक शतरंज हृदय को परिष्कृत करने के लिए भी ऐसा ही करने की आवश्यकता थी? लेकिन क्या आर्यन को शतरंज पसंद था? अपने पिछले जीवन में उसे शतरंज की केवल थोड़ी सी समझ थी, लेकिन यह वास्तव में बस थोड़ा सा था। शतरंज खेलना। गंभीर लोगों के बीच वास्तव में कौन शतरंज खेलने का आनंद लेता है? ताश खेलना शतरंज खेलने से ज्यादा सुखद है। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद किसके पास ऐसी दिमाग खराब करने वाली गतिविधि के लिए ऊर्जा है? जब तक ये गति के बदलाव या मनोरंजन के एक सामयिक वैकल्पिक रूप के लिए न हो। भले ही उसके पास एक पैनल था जो उसके शतरंज के अनुभव में सुधार कर सकता था, आर्यन ने इसे केवल कौशल अंक प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा, न कि कुछ ऐसा जिससे वास्तव में प्यार किया जाए या उसके बारे में भावुक हुआ जाए। वह मुश्किल होगा। आर्यन थोड़ा जिद्दी था और उसने घर के नौकर से उसके साथ शतरंज का एक और दौर खेलने के लिए कहा। फिर वह एक आस्तिक बन गया। इसने आर्यन को कुछ हद तक परेशान कर दिया, उसका छोटा चेहरा निराशा में सिकुड़ गया। जब वह सिर्फ खेती के अभ्यास का आनंद लेना शुरू कर रहा था, तो तुम मुझे बताते हो कि मैं शतरंज खेलने से अनुभव अर्जित नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है? क्या इसका वास्तव में मतलब है कि उसे हर दिन शतरंज सेट को गले लगाना चाहिए? लेकिन अनुभव के बिना, मैं इसे पकड़ने की जहमत क्यों उठाऊंगा? शायद उसे किसी अन्य कला का अभ्यास करने के लिए स्विच करना चाहिए। लेकिन ये शतरंज हृदय, उसने सोचा कि इसका क्या उपयोग था, वह इसे बाद में समझ लेगा। अगले दिनों में, आर्यन ने शतरंज बोर्ड को अपने बिस्तर पर ले जाया, उस पर एक कंबल बिछाया, और बस इसे एक तकिया के रूप में इस्तेमाल किया। भोजन के दौरान, उसने शतरंज बोर्ड को भी अपने बगल में एक बुद्ध की मूर्ति की तरह रखा। लेकिन इस औपचारिकता का कोई असर नहीं हुआ। आर्यन ने नौकरों के साथ शतरंज खेलना जारी नहीं रखा, बल्कि अपना समय छोटी लड़की को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए या सुनने वाली बारिश टॉवर पर विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ब्राउज करते हुए बिताया। एक दिन, सुनने वाली बारिश टॉवर पर किताबें पलटते हुए आर्यन ने उनमें से एक में एक शतरंज मैनुअल के कई पन्ने देखे, जिसने उसे उत्सुक बना दिया। किताब ने सैकड़ों साल पहले के एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानियां बताईं, जिसे उसकी युवावस्था में अपमानित किया गया था और बाद में बदला लेने की मांग की थी। हालांकि, उसके दुश्मन ने शतरंज के लिए मार्शल आर्ट छोड़ दी थी। आकृति ने कहा था कि जब प्रतिशोध का दिन आएगा, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल देगा, उसे मारने से पहले उसे निराशा में डाल देगा। ये पता चला कि प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही कई सालों तक शतरंज का अध्ययन किया था। वे मौके पर ही एक शतरंज की लड़ाई में लगे रहे। आकृति बुरी तरह से पराजित हो गई, और हालांकि वह जिद्दी था, उसने उस समय अपने दुश्मन को नहीं मारा। इसके बजाय, उसने दुश्मन के पूरे परिवार को मार डाला, बच्चों को भी नहीं बख्शा, केवल दुश्मन को जीवित छोड़ दिया, भविष्य में वापस आने की कसम खाई। लेकिन वह मरने से पहले उस शतरंज के खेल को कभी हल नहीं कर पाया। इसे पढ़ने के बाद, आर्यन खुद को हंसने से रोक नहीं सका। ऐसा लगता था कि दुश्मन आकृति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि मार्शल आर्ट के लिए उसकी प्रतिभा कम थी, वह एक घातक भाग्य से बचने के लिए इस कौशल को सीखने के लिए काफी चतुर था। अचानक, आर्यन को लगा कि शतरंज आखिरकार कुछ हद तक दिलचस्प हो सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ली परिवार, उसकी तरह, इस मार्शल दुनिया में गहराई से महसूस करता था कि शतरंज खेलना केवल आकस्मिक मनोरंजन था, अर्थहीन। लेकिन अब, यह विचार कुछ हद तक बदल गया था। शतरंज मैनुअल, माइरियाड, का पता चला, क्या आप इसे संग्रह में शामिल करना चाहेंगे? पाठ अचानक उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। आर्यन आश्चर्यचकित था और फिर याद आया कि उसके पैनल पर शतरंज नियमावलियों को इकट्ठा करने के लिए एक सुविधा थी। ये भी स्पष्ट था कि उसे वास्तव में शतरंज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसने इसे केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में माना था। 5 वर्षों में, उसने कभी भी किसी शतरंज मैनुअल को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई थी। इस क्षण, उसने कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस किया। आर्यन ने तुरंत हाँ चुना। जल्द ही, उसके पैनल के संग्रह खंड में माइरियाड नामक एक प्रविष्टि दिखाई दी। उसी समय, एक संकेत था जो दर्शाता था कि इसे एम्बेड किया जा सकता है। आर्यन, उलझन में, एम्बेड विकल्प का चयन करने की कोशिश की। फिर पाठ की एक पंक्ति पॉप अप हुई। कृपया एक एम्बेड लक्ष्य चुनें, शारीरिक शरीर मार्ग, तलवारबाजी। आर्यन आश्चर्यचकित था, इसका क्या मतलब था? उसने इसके बारे में सोचा और शारीरिक शरीर मार्ग को चुना। उसने अभी खेती शुरू की थी और उसके पूरे शरीर में ताकत में अचानक वृद्धि की भावना का अनुभव किया था, इसलिए वह शारीरिक शरीर मार्ग के लिए और भी अधिक उत्सुक था।
एम्बेडिंग सफल। उसी क्षण आर्यन को अचानक जानकारी की एक जटिल धारा उसकी ओर भागती हुई महसूस हुई। ये भावना उसके लिए बहुत परिचित थी और एक संक्षिप्त क्षण के बाद ये पूरी तरह से आत्मसात हो गई। आर्यन ने अपने पैनल के पीछे देखा। शारीरिक शरीर मार्ग, स्तर एक माइरियाड। और उसके दिमाग में पैची जानकारी ने उसे ठीक ठीक बताया कि क्या हुआ था। माइरियाड लक्ष्य को दुनिया के असंख्य तत्वों के बीच रखता है, भेद करना असंभव है, किसी की ऊर्जा के सभी निशान छिपाता है। आर्यन ने थोड़ा सा प्रयास किया और उसकी शारीरिक उपस्थिति तुरंत सिकुड़ गई। उसके शरीर के अंदर बढ़ती ताकत और ऊर्जा हर छिद्र और कोशिका में सिकुड़ती हुई लग रही थी, किसी भी पर्यवेक्षक के लिए अदृश्य थी। एक विशेष विशेषता। आर्यन चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि एक शतरंज मैनुअल का ऐसा प्रभाव हो सकता है। ये केवल अकल्पनीय था। अपने स्तर 2 शतरंज के साथ वह इस मैनुअल को कुछ हद तक समझ सकता था। इसमें एक छोटे से एक भव्य भूलभुलैया थी जिसमें हर मोड़ पर जाल और गड्ढे थे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि महान आकृति इसे अपने जीवन काल में कभी हल नहीं कर पाई थी। हालांकि इस शतरंज मैनुअल को शारीरिक शरीर मार्ग में एम्बेड करने के बाद यह इसी तरह की विशेषताएं देने के लिए निकला। अगर उसने एम्बेडिंग लक्ष्य के रूप में तलवारबाजी को चुना होता तो क्या उसकी तलवार तकनीकों में अतिरिक्त धोखा देने वाले प्रभाव होते जिससे वास्तविक हत्या की चाल दूसरों के लिए अगोचर हो जाती। अगर ज्वार तलवार कौशल के उत्कृष्ट रूप से भव्य तलवार चालों के साथ मेल खाता तो यह शायद आंखों के लिए और भी अधिक चमकदार होगा। आर्यन ने अपने पैनल पर एक नजर डाली जहां माइरियाड शतरंज मैनुअल को एम्बेड करने का विकल्प गायब हो गया था, जिसका अर्थ था कि केवल एक विकल्प बनाया जा सकता था। हालांकि इसने उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी थी। शतरंज नियमावलियां वास्तव में आगे बढ़ने का रास्ता थीं। अगर वह विभिन्न अन्य शतरंज नियमावलियों को इकट्ठा कर सकता था तो क्या वह अपने हमलों को सभी प्रकार के विशेष बफ्स के साथ नहीं भर पाएगा। ये सोचते हुए आर्यन की रुचि बढ़ गई और उसने टॉवर के चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। लेकिन सुनने वाली बारिश टॉवर, जबकि मार्शल कलाकारों के लिए एक पवित्र स्थान था, शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक अभयारण्य नहीं था। सुनने वाली बारिश टॉवर के भीतर कई दिनों तक खोजने के बाद आर्यन को केवल 3 शतरंज नियमावलियां मिली, जिनमें से एक को तो एक किताबों की अलमारी को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उड़ान चरण, छिपा धनुष, बाघ प्रेस। इन 3 शतरंज नियमावलियों को प्राप्त करने के बाद आर्यन ने उनका अध्ययन किया और प्रत्येक की विशेषताओं के आधार पर उनकी विशेषताओं का अनुमान लगाया। तलवारबाजी में उड़ान चरण और छिपा धनुष को एम्बेड किया। बाघ प्रेस को शारीरिक शरीर मार्ग में एम्बेड किया गया था। उड़ान चरण हमले की सीमा को दोगुना करता है, लंबी दूरी के मारने वाले प्रभाव प्राप्त करता है। छिपा धनुष हत्या की चाल छिपी रहती है जब तक कि वह एक चाल में घातक रूप से वार नहीं करती। बाघ प्रेस ताकत को थोड़ा बढ़ाता है और एक डराने वाला प्रभाव डालता है। 3 शतरंज नियमावलियों ने आर्यन में महत्वपूर्ण सुधार लाया। दुर्भाग्य से, हालांकि महासेनापति भवन में वह सब कुछ था जिसकी किसी को भी आवश्यकता हो सकती थी, मार्शल कलाकार घर में शतरंज नियमावलियों को इकट्ठा करने की आदत नहीं थी। आर्यन अपने आंगन में लौट आया और केवल घर के नौकरों से उसकी ओर से बाहर शतरंज नियमावलियों को खोजने के लिए कह सका, लेकिन उन सभी ने बहाने बनाए। कोई भी युवा स्वामी को एक ऐसे रास्ते पर सहायता करने की हिम्मत नहीं कर रहा था जो सही व्यवसाय से दूर लग रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण आर्यन को उन्हें लुभाने के लिए एक भारी इनाम की पेशकश करनी पड़ी। अगले दिनों में शतरंज नियमावलियों की प्रतीक्षा करने के अलावा आर्यन धीरे धीरे शतरंज की कला पर विचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने बिस्तर के बगल में शतरंज बोर्ड को ढकने वाले कंबल को हटा दिया, इसे वापस रख दिया और खाने की मेज पर शतरंज बोर्ड को हटा दिया। कभी कभी वह आंगन के चारों ओर घूमता था या छोटी लड़की को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखता था। शायद इसलिए कि उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और कठिनाई का अनुभव किया था, छोटी लड़की में एक बेहद मेहनती प्रकृति थी। लिन हेक्सिया के मार्गदर्शन में उसकी तलवारबाजी दिन ब दिन सुधरती गई। ये सही नहीं है, ये चाल सही नहीं है, लिन हेक्सिया ने कहा जैसे वह एक दिन तलवारबाजी सिखा रही थी, अपने सख्त सैन्य अधिकारी पक्ष को दिखा रही थी। हालांकि वह बिना रुक्सू की तलवारबाजी के लिए प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रसन्न थी, फिर भी उसने अभ्यास के दौरान की गई किसी भी गलती की कड़ी आलोचना की। छोटी लड़की ने अपने आंसू रोक लिए और जिद्दी से बार बार अभ्यास किया। आर्यन ने असहाय रूप से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि हालांकि लिन एक अच्छा व्यक्ति था, वह हमेशा सीखने वाले की क्षमताओं के अनुसार नहीं सिखा सकता था। कुछ कठोर शब्द और छोटी लड़की की तलवार की चाल लगभग विकृत हो गई थी। उस रात आर्यन ने देखा कि छोटी लड़की अभी भी आंगन में अभ्यास कर रही थी और उसे पास बुलाया। तुम्हारी मुद्रा गलत है, अपनी बाहों को थोड़ा और मोड़ो, हाँ उस तरह। कमर में बहुत कठोर मत बनो। आसपास कोई नहीं था। आर्यन ने छोटी लड़की को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने के लिए समय लिया।
बियां रुक्सू सुस्त नहीं थी। उसमें वास्तव में तलवारबाजी की प्रतिभा थी। आर्यन के निर्देश के तहत उसने जल्दी से अपनी मुद्रा को सही किया और तलवारबाजी का सार उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। आर्यन भाई, क्या तुम भी तलवारबाजी जानते हो? छोटी लड़की ने अभ्यास करने के बाद उत्साहित होकर पूछा, तो क्या हम कल एक साथ अभ्यास कर सकते हैं? बकवास मत करो, मैं जल्दी नहीं उठना चाहता, आर्यन ने कहा, चौंक गया और जल्दी से जवाब दिया। अगर लिन अंकल को पता चला कि तुम तलवारबाजी जानते हो, तो वह बहुत खुश होंगे, बियां रुक्सू ने आशावादी होकर कहा। हालांकि वह कई बातें नहीं समझती थी, वह देख सकती थी कि आसपास के वयस्क आर्यन से कुछ हद तक निराश थे। छोटी लड़की इतनी मेहनती और कड़ी मेहनत करने वाली थी क्योंकि गहराई से वह कुछ साबित करने की इच्छा से भरी हुई थी। हर कोई कहता था कि आर्यन भाई अच्छा नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि आर्यन भाई वास्तव में बहुत स्मार्ट था। मैं तलवारबाजी नहीं जानता, अफवाहें मत फैलाओ, आर्यन ने जल्दी से कहा। उम्मीद है कि छोटी लड़की खुद को पैर में गोली नहीं मारेगी और उसके सोने के मौके को बर्बाद नहीं करेगी। इससे वह रोने लगेगा। बियां रुक्सू उलझन में दिखी, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से जाओ, सो जाओ, आर्यन ने अपनी आंखें घुमाई और छोटी लड़की को भेज दिया, उसे बकवास न करने की याद दिलाई। अगले दिन आंगन में लिन हेक्सिया ने बियां रुक्सू को अपनी तलवार घुमाते हुए देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी होने लगीं।